हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंडिया एंड साउथ एशिया के टॉपिक में हमारा बायलेटरल टॉपिक्स कवर करने पड़े हैं। तो बायलेटरल में आज हम फोकस करेंगे 4 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज पे। लेट अस टॉक अबाउट द इश्यूज दैट एग्जिस्ट देयर। इसमें सबसे पहले हम फोकस करेंगे पाकिस्तान पे। आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन बांग्लादेश। वंस वी आर डन विथ बांग्लादेश, इसके बाद 2 और कंट्रीज़ हैं हमारे, भूटान एज वेल एज नेपाल। तो यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स अभी तक हुआ है 1947 से लेकर के 2024 तक का, वो सारा डेवलपमेंट हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स रहेंगी वो भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, तो मेनली तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे सबसे पहले तो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं उसको हम पहले ध्यान देंगे। साथ ही साथ अगर कोई वाटर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है उस पर हम फोकस करेंगे। एंड एक्सपर्ट ओपिनियन जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन टॉपिक्स में, उस पर भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोकस करेंगे श्रीलंका पे and Maldives. Once we are done with Sri Lanka and Maldives, then we will focus on Afghanistan as well. और इसके बाद एक लेक्चर आपका रहेगा जिसमें म्यांमार एंड आसियान, इनको भी हम साथ में कवर कर लेंगे। तो ऑल इन ऑल आज का हमारा टॉपिक इन 4 सब टॉपिक्स पे रहने वाला है, क्योंकि वैसे तो डायरेक्टली अगर रिलेशंस देखें कुछ ऐसा खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, लेकिन जो इश्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो हमें थोड़े से समझने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के साथ में। जैसे चाइना के साथ में हमारे 3 बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, वैसे ही पाकिस्तान के साथ में भी हमारे 3 बॉर्डर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक आता है ये शागजाम वैली वाला, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर एंड दिस एरिया। द अदर वन इज़ पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके अलावा आपका सिंध एरिया की तरफ एक और डिस्प्यूटेड एरिया आता है विच इज़ दिस। ठीक है, ये आपका सर क्रीक डिस्प्यूट कहलाता है। तो यानी कि कुल मिलाकर के 3 डिस्प्यूट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो वी हैव सियाचिन प्लस सागजाम वैली, वी हैव पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आज के समय पे पाकिस्तान की तरफ से गिलगिट बाल्टिस्तान भी कह दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू शुड नो अबाउट दिस। एंड वी हैव सर क्रीक डिस्प्यूट। बाकी अगर जम्मू एंड कश्मीर को आप देखें, दिस यूज्ड टू बी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अभी जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट की जो रीसेंट 370 की जजमेंट आई थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर 2024 तक आपको जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की, इसको वापस यहाँ पर इलेक्शंस करवा करके स्टेटहुड में कन्वर्ट इसको कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है वो एज इट इज़ यूटी ही रहेगी। बस जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर बोला गया है कि वापस से जो सबसे पहले तो जो लेजिस्लेचर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो विधानसभा यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, वो प्रॉपरली यहाँ पर ताकि वर्क कर पाए। खैर, इन मुद्दों पे तो हम बात करते ही हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप, अलग अलग एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात होती है तो वी हैव द लेट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पहले रही हैं मिस सुषमा स्वराज। वो कहती हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान की बात की जाएगी तो टेररिज्म और जो बातचीत है वो साथ में नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान की तरफ से बार बार टेररिस्ट अटैक्स किए जाएंगे और इंडिया अपनी तरफ से बातचीत करने की कोशिश करता है, इंडिया डिप्लोमेटिकली एंगेज करने की कोशिश करता है, दिस कैन नॉट गो टुगेदर, दिस कैन नॉट हैपन। विच मीन्स कि अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करनी बंद नहीं करता इंडिया में, कोई डायलॉग इंडिया की तरफ से नहीं होगा और इंडिया जो है सार्क में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा इनकी स्टेटमेंट आई थी, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
तो जब भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप पाकिस्तान की बात करते हैं, व्हेनेवर यू लुक एट पाकिस्तान, यू रियलाइज दैट कि पाकिस्तान की तरफ से जो है क्या हमारा पर्सपेक्टिव रहता है पाकिस्तान को लेकर के। तो भारत की तरफ से जब भी पाकिस्तान को देखा जाता है तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए एक बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है। इट इज़ द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं एंगेज करने की, बट घूम फिर के बात वहीं तक पहुंच जाती है वापस से। दूसरा, यहाँ पर हमें जो थ्रेट फेस करना पड़ता है पाकिस्तान की तरफ से, वो है कि पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर्स की जाती हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने की आशंका भी जताई जाती है कि फ्यूचर में ये थ्रेट हमें पाकिस्तान से हो सकता है। अब प्रॉक्सी वॉर की जहाँ तक बात करें तो प्रॉक्सी वॉर तो ऑलरेडी चल रही है। पाकिस्तान ये जो टेररिस्ट अटैक बार बार करता है, बेसिकली ये इंडिया को पोक करने का तरीका है, ताकि जवाब में इंडिया भी कुछ कहे। और अगर इंडिया ने कुछ किया, इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह देखा जाता है, तो बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है कि भारत की जो इमेज है वो इमेज खराब हो जाए, वो इमेज टार्निश हो जाए बेसिकली। सो यही कारण है कि पाकिस्तान हमारे लिए बिगेस्ट चैलेंज है और चाइना नहीं है। वाई? बिकॉज पाकिस्तान के थ्रू ही आप कह सकते हो वैसे तो पाकिस्तान इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना ओनली, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हमें जो थ्रेट है वो पाकिस्तान से है। दैट्स वाई। तो हिस्टोरिकली इंडिया वेस्टर्न बॉर्डर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, वहाँ पे बहुत इन्वेजन्स हुए हैं समय समय पे, तो इसीलिए इंडिया की पोजीशन वेस्टर्न साइड से बहुत ही वल्नरेबल हो जाती है। अगर आप कार्ल मार्क्स को याद करें तो कार्ल मार्क्स तो कहा करते थे कि हिस्ट्री अपने आप को, इतिहास बार बार दोहराता है। तो पहले ट्रेजेडी की फॉर्म में वापस से वही चीज़ होती है, और बाद में जो है नोइंगली वो एक्शन इस तरीके के किए जाते हैं। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया। एंड चाइना के मुकाबले पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा थ्रेट इस वजह से है क्योंकि अगर पाकिस्तान और चाइना को आप कंपेयर करोगे तो चाइना फिर भी आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल लगेगा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना को अपनी इमेज सुधारनी है। और यही कारण है कि चाइना और इंडिया को जब आप देखोगे तो इनके कुछ कॉमन एरियाज में स्टेक्स हैं, यानी कि कुछ कॉमनैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके साथ कोई ऐसी खास कॉमनैलिटी है नहीं, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा ही जाता है कि पाकिस्तान इज़ अ मैड चाइल्ड। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो पागल बच्चा है जिसके हाथ में लोडेड गन आपने पकड़ा दी है। इट्स अ मैड चाइल्ड विद लोडेड गन। तो जहाँ अकल नहीं होगी या जहाँ मैच्योरिटी नहीं होगी, अगर ऐसे के हाथ में आप जो है लोडेड गन पकड़ा देंगे तो हर जगह खून खराबा ही होगा। ठीक है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को रोग स्टेट भी माना जाता है। विच स्टेट? रोग स्टेट। रोग स्टेट जैसे कि नॉर्थ कोरिया को भी रोग स्टेट का स्टेटस दिया गया है, वैसे पाकिस्तान को यह स्टेटस नहीं दिया जाता है, बट माना यही जाता है। इट इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो इसीलिए इंडिया जब पाकिस्तान के साथ में कभी भी डील करता है तो स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेन रखता है। अब आप बोलेंगे व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेन? स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेन का मतलब होता है कि अपने आप को पाकिस्तान के साथ में जब हम एंगेज करते हैं तो हम इमोशंस में या हम प्रैक्टिकलिटी में इतना मतलब बिलीव करते हैं दैट हम इमोशंस में नहीं बह जाते, या हमें ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जब हमें बार बार पोक करने की कोशिश करता है तो बदले में हम पाकिस्तान को ज़्यादा जवाब नहीं दे सकते। बहुत ही रिस्ट्रेन यानी कि अपने आप पे लिमिट इंडिया को लगा के रखनी होती है। और इसी तरीके की सजेशन ज़्यादातर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स देते भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है। और जैसे कि प्रताप भानु मेहता है, वी हैव प्रताप भानु मेहता। तो प्रताप भानु मेहता पाकिस्तान के बारे में कहते हैं
कि पाकिस्तान जो है वो कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। और इसीलिए अगर भारत अपने आप को पाकिस्तान के साथ एंगेज करते समय अ, अपने आप को लिमिट रखता है, तो ये भारत की वीकनेस ना समझी जाए, ये भारत की स्ट्रेंथ, उसकी प्रैक्टिकलिटी समझी जाए। तो रोग स्टेट एक ऐसे स्टेट को कहा जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर को ज़्यादा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया को हम देख लें उस सेंस में, तो पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा सा ही है। ठीक है, जो वर्ल्ड पीस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं करता है, यानी कि एक ऐसा स्टेट जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है पाने की कोशिश करता है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और अपने ही खुद के सिटीजन्स को सिवियरली अब्यूज भी किया जाता है। तो आप देखोगे कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान में ज़्यादा आपको डिफरेंसेस दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए हम पाकिस्तान को रोग स्टेट कह सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। खैर, तो इतनी बात जब आपको समझ में आती है कि ठीक है, प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के साथ में स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट फॉलो करते हैं तो ये भारत की तरफ से एक मेजर्ड रिस्पॉन्स समझा जाए, यानी कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सल्यूशन जो भारत फॉलो करता है पाकिस्तान को लेकर के। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की पॉलिसी फिर कैसी होनी चाहिए एक ऐसी कंट्री के साथ में जिसके साथ में हमारी दुश्मनी है, एक ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो सजेशन ये दिया जाता है कि हम दो अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं, दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। पहली अप्रोच जो हम पाकिस्तान के साथ में फॉलो कर सकते हैं वो है ऑफेंसिव, कि या तो हम बिल्कुल ऑफेंसिव खेलना शुरू कर दें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गेम थ्योरी में, या फिर हम डिफेंसिव खेलना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान कहता है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को तब भी यूज़ कर सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ नॉर्मल वॉर भी कर रहा है। मतलब इंडिया ने अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं लॉन्च किया तो भी पाकिस्तान कहता है हम तो इंडिया के खिलाफ लॉन्च कर देंगे एक नॉर्मल वॉर में भी। नॉर्मल वॉर मतलब कन्वेंशनल वॉर में भी। कन्वेंशनल वॉर होती है जहाँ पर आप न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करते हो, या बायोलॉजिकल वेपन्स का, या केमिकल वेपन्स का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम तो यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ये कहता है, जब तो भारत को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हम भी काउंटर वैल्यू फॉलो करें, यानी कि हम उनके सिविलियंस को भी यहाँ पर अटैक करें। तो इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स रिटेलिएशन। भारत जो है अभी काउंटर फोर्स यूज़ करता है, यानी कि सिर्फ बैटल फील्ड वॉर के बारे में फोकस करता है। लेकिन पाकिस्तान का ऐसा जब एक परसेप्शन है, पाकिस्तान जब ऐसा कहता है, जब अपने टैक्टिकल वेपन्स को बैटल फील्ड में यूज़ करने की बात करता है और न्यूक्लियर वेपन्स को टैक्टिकल वेपन्स की तरह ही डील करता है। तो टैक्टिकल वेपन्स क्या होते हैं कि जैसे न्यूक्लियर पावर्ड भी हो सकता है, लेकिन उसको आप सिर्फ बैटल फील्ड तक यूज़ करो, सिविलियंस पे यूज़ ना करो। तो पहली अप्रोच तो ये कही जाती है कि भारत भी ऑफेंसिव अप्रोच फॉलो करे। दूसरा कहते हैं कि नहीं, भारत को डिफेंसिव अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हमें यूज़ नहीं करने हैं, हमें डिफेंसिव पोस्चर अपनाना होगा। क्योंकि पाकिस्तान जानबूझ करके हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान हमें प्रोवोक करने की कोशिश करता है प्रोक्सी वॉर्स के थ्रू, टेररिस्ट अटैक्स के थ्रू, ताकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा एक्शन आए जिससे इंडिया की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इमेज है वो पूरी तरीके से टार्निश हो जाए और भारत के ऊपर जो है प्रेशर क्रिएट किया जाए टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। इसीलिए पाकिस्तान इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज। अब थोड़ा सा समझते हैं पाकिस्तान के साथ में हमारे इश्यूज क्या हैं। देखिए, मेनली तो अगर हम देखें इश्यूज में हमारा सबसे टॉप पे जो पाकिस्तान के साथ में आता है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो पहले बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम वाटर डिस्प्यूट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है मैं वो साथ साथ आपको बताती रहूँगी यहाँ पर।
तो सबसे पहले जो है और कुछ एडिशनल एक्सपर्ट ओपिनियंस आपको अपने नोट्स में भी मिलेंगे, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं टू एनहांस योर आंसर, एंड वहाँ से आपका एनालिसिस और ज़्यादा बेटर इन टॉपिक्स पे हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि देर इज़ लेस पॉसिबिलिटी कि इंडिया पाकिस्तान के क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आए, बिकॉज डेवलपमेंट इस समय पे इंटरनेशनली जिन मुद्दों पे है वहाँ पर आप ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बॉर्डर डिस्प्यूट को बात करते हैं सबसे पहले कश्मीर इशू की, राइट। तो कश्मीर इज डिस्प्यूटेड। पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली जो है कश्मीर का मुद्दा मेन मुद्दा है, लेकिन इंडिया कहता है कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कश्मीर का मुद्दा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। इट इज़ नथिंग बट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर इंडिया ऐसे बोलता है। कश्मीर इज नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान इशू, इट इन्वॉल्व अदर एक्टर्स ऑल्सो। स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान तो यहाँ पर यू नो चाइना को भी प्रोमिनेंटली यूज़ करता है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कश्मीर का एक पार्ट जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, राइट, दैट इज़ सागजाम वैली। इसके अलावा कश्मीर का मुद्दा ऐसा है जहाँ पर रशिया के भी स्टेक्स हैं, क्योंकि कश्मीर की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। अब इस वजह से ना माना यह जाता है कि अगर मान लीजिए कश्मीर इशू रिजॉल्व भी हो जाता है तो भी भारत और पाकिस्तान की राइवलरी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो ज़मीन को लेकर नहीं है। इट इज़ नॉट अ बैटल फॉर लैंड। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राइवलरी है इट इज़ द बैटल फॉर आइडेंटिटीज, इट इज़ द बैटल फॉर आइडेंटिटीज। तो ऐसा माना जाता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट ट्रू, एट लीस्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ये होने नहीं देगा। पाकिस्तान का एजेंडे में है ही नहीं ये चीज़ कि भारत के साथ में जो है कुछ मतलब पीस बनाया जाए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। क्यों? ताकि पीस एंड सिक्योरिटी यहाँ पर एस्टैब्लिश ना की जाए। खैर, तो ये चीज़ है, और इसीलिए व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान स्पेसिफिकली, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनका ये कहना है कि फ्रेंड्स कैन चेंज, आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हो लेकिन अपने पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते हो, उनके साथ में ही आपको जीना है, ठीक है। एंड सिमिलरली वी हैव शशि थरूर, जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारा ब्रदर एनिमी है। पाकिस्तान इज द ब्रदर एनिमी बाय शशि थरूर, ठीक है। खैर, ये सभी चीज़ें तो यू विल गेट इन नोट्स इटसेल्फ, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि शशि थरूर अपनी किताब पैक्स इंडिका में ये कहते हैं कि हमने काफ़ी कोशिश की है पाकिस्तान के साथ में अपने संबंध जो है सुधारने की, बट नथिंग सीम्स टू वर्क, कुछ जो है ढंग से काम ही नहीं करता है। और इसीलिए शशि थरूर भी कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज टू इंडिया। इसके अलावा वी हैव श्याम सरन ऑल्सो, और श्याम सरन भी जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ डीपली एडवर्सियल, यानी कि जैसे हमारे पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर के, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द रिकॉग्निशन कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो एनिमिटी है वहाँ पर, यानी कि दुश्मनी है, और आने वाले समय में भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ही वी हैव प्रोफेसर विनय कौड़ा, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, भारत की फॉरेन पॉलिसी में, बिकॉज पाकिस्तान की जो पोजीशन है आप कहेंगे कि हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स के साथ साथ ही
पाकिस्तान यहाँ पर क्योंकि रेगुलरली टेरर एक्टिविटीज़ भारत के खिलाफ करता रहता है, तो इस वजह से जो है हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस यहाँ पर आ जाती है। मतलब वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक सिक्योरिटी, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उसमें वी फाइंड पाकिस्तान देयर। ठीक है, बाकी वही है कि यहाँ पर भी पाकिस्तान को लेकर के अलग अलग व्यू पॉइंट रहते हैं। जैसे कि जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं, जैसे सोशल कंस्ट्रक्टिव स्कूल है। तो उसका कहना यही है कि ज़्यादातर क्या होता है ना, मीडिया जब भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप की बात करता है तो हेटरेड बहुत फैलाता है। ठीक है, नफरत बहुत जो है प्रमोट की जाती है। तो प्रॉब्लम यही है कि आइडियोलॉजी हो गई या हिस्ट्री हो गई हमारे कनेक्टेड है, लेकिन होता यही है कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को जब भी देखती हैं, परसीव करती हैं, थोड़ा नेगेटिवली देखा जाता है, जिस वजह से रिश्ते इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो यानी कि सोचने का जो हमारा नज़रिया है, सोशल कंस्ट्रक्टिव स्कूल उस पर हाईलाइट करते हैं, जिसमें तौकीर हुसैन आते हैं जो कहते हैं कि वी नीड टू चेंज द वे वी थिंक अबाउट ईच अदर। फिर इसके अलावा वी हैव हुसैन हक्कानी। अच्छा, हुसैन हक्कानी एक पाकिस्तानी स्कॉलर ही है। तो वो जब इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो इनसिक्योरिटी डायलेमा की भी बात करते हैं। तो इन्होंने जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात हुई तो इन्होंने ये सवाल पूछा कि भाई हम दोस्त क्यों नहीं रह सकते। ठीक है, तो उसका कारण यही है कि एक तो पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान में नेशनलिज्म का आइडिया है ना, जो देशभक्ति का आइडिया है, वो देशभक्ति कम है, पाकिस्तान के लिए प्यार कम है और इंडिया के लिए नफरत ज़्यादा भरी हुई है। तो मान लीजिए कि पाकिस्तान में 100% जो है नेशनलिज्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ नेशनलिज्म की बात करेंगे तो लव फॉर पाकिस्तान सिर्फ 5% निकलेगा, 95% हेटरेड फॉर इंडिया है। इस तरीके से तो मतलब यू नो पाकिस्तान के लोगों की सोच है बेसिकली, वहाँ पर जो परसेप्शन इनसिक्योरिटी डायलेमा एग्जिस्ट करता है। और दूसरा ये भी है कि मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन है, वहाँ पर मिलिट्री जो है वो सब कुछ संभालती है और मिलिट्री के पास में डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो डीप स्टेट एग्जिस्ट करता है। आयशा सिद्दीकी भी इस बारे में बात करती हैं। इनफैक्ट एक पाकिस्तानी कमेंटेटर हैं, उन्होंने सिरिल एल्मीडिया, उनका ये कहना था कि जो आर्मी है पाकिस्तान की वो चाहती ही नहीं है कि शांति बने इंडिया और पाकिस्तान में। सिमिलरली सुमित गांगुली हैं एक और थिंकर, वो भी यही कहते हैं कि दिस इज़ अ डेडली इम्पास। इसका मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ना तो डेटरेंस काम करती है, पाकिस्तान जो है अपने मोटिव्स को रिवाइज करता रहता है, और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इनडिफरेंट है, उसको शांति चाहिए ही नहीं। ठीक है, उसको मतलब ही नहीं है कितने ही डायलॉग्स आप कर लीजिए डिप्लोमेटिक, नथिंग विल वर्क। तो इस तरीके की सिचुएशंस जो हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। खैर, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान को लेकर के पॉलिसी है वो काफ़ी चेंज हुई है। ठीक है, इवॉल्व हुई है। जैसे जब जवाहरलाल नेहरू थे तो वो पाकिस्तान को एज अ फॉरेन पॉलिसी चैलेंज नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि एक दिन ऑटोमेटिकली पाकिस्तान भारत में मर्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन ज्योग्राफी है, कॉमन डेस्टिनी है। पाकिस्तान की डेस्टिनी इंडिया से लिंक्ड है। सिमिलरली जवाहरलाल नेहरू की तो खैर आइडियलिस्ट पॉलिसी थी, लेकिन इनके बाद आती हैं इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी रियलिस्ट पॉलिसी रखती हैं, रियलिज्म को फॉलो करती हैं। यही कारण है कि 1971 की वॉर में, जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, तो उस समय पे जो है रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से इन्होंने सारे डिसीजंस लिए। और उस समय पे हालांकि शिमला अग्रीमेंट जो है साइन किया गया था, शिमला अग्रीमेंट किया गया था कि पाकिस्तान और 1972 की बात है। अग्रीमेंट ये था कि पाकिस्तान और इंडिया का आपसी बायलेटरल डिस्प्यूट टाइप का है कश्मीर का मुद्दा, तो कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी।
लेकिन पाकिस्तान इस मुद्दे को बार बार इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है। फिर 96 में जब गुजराल डॉक्ट्राइन लाई गई और पंचशील और नॉन रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल लाया गया, तो थोड़ा फ्रेशनेस आई रिलेशंस में। और उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे भी बहुत कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखे गए। लाहौर डिक्लेरेशन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उसी समय पे कहा था, भाई हम अपने इतिहास बदल सकते हैं बट फ्रेंड्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन नेबर्स कभी चेंज नहीं हो सकते और जोग्राफी कभी बदल नहीं सकती। तो यही कारण है कि भारत ने उस समय पे पोखरान टेस्ट को भी, अटल बिहारी वाजपेयी का समय है तब जस्टिफाई किया था कि भारत ने पोखरान टेस्ट किया है तो उससे पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन थे वो भी यहाँ पर जस्टिफाइड हो गए थे। फिर आगे बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे भी ही बस डिप्लोमेसी जो है वो शुरू की गई। ठीक है, लाहौर डिक्लेरेशन आया, लेकिन ये भी बैकफायर कर गया क्योंकि कारगिल वॉर स्टार्ट हो गई। फिर 2003 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है, और उस समय पे एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आई थी 2004 में कि पीस प्रोसेस शुरू होगा, वायलेंस कम किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में और बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात की जाएगी। लेकिन हमेशा यही होता है कि जब जब थोड़ा चीज़ें सही होने लगती हैं वापस से टेररिस्ट अटैक हो जाता है। फिर मनमोहन सिंह जब आते हैं तो मनमोहन सिंह को अगर पॉलिसी देखोगे पाकिस्तान को लेकर के, तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस मजबूत हो जाएं, इंटरडिपेंडेंस बन जाए, फंक्शनलिज्म हो, यानी कि नॉन पॉलिटिकल मुद्दों पे पहले थोड़ा आपस में बॉलीवुड या क्रिकेट इन सब के थ्रू जो है मतलब ये लोग क्लोज आ जाएं। तो इसी वजह से मनमोहन सिंह के समय पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे बहुत ध्यान दिया गया कि किसी तरीके से ट्रेडिंग शुरू हो जाए, दोनों के बीच में डिपेंडेंसी बन जाएगी, तो अपने आप धीरे धीरे करके जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो सॉल्व होते रहेंगे। तो उस समय पे पाथ ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी लाए गए, ट्रेड और ट्रैवल जो है वो स्टार्ट किया गया। एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी यहाँ पर साइन किया गया था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। बट अल्टीमेटली हम देखते हैं कि दिस विल बैकफायर इन फ्यूचर। 2016 में उरी अटैक हुआ तो मोदी जी के समय पे जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन्होंने 2014 में ही अनाउंस कर दी थी और काफ़ी प्राइम मिनिस्टर लेवल विजिट्स भी हुई उस समय पे, इस तरीके के जेस्चर्स भी हुए। 2015 में जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान भी गए थे। ठीक है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज देखा गया। लेकिन फिर 2015 में ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ गया। तो बेसिकली दिस इज़ द जिंजियांग रीजन और ये है आपका पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहीं से होकर के इस तरीके से गुजरता है और इसको लेकर के चाइना ने भारत से एनओसी नहीं लिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया। वाई? बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये डिस्प्यूटेड है, तो चाइना को एटलीस्ट यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए था। तो ये भी कारण है कि भारत ने इस वजह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका पार्ट बनने से या इस फोरम की मीटिंग्स ज्वाइन करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट तो ये तो हो गई हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी। भारत किस किस तरीके की पॉलिसी यहाँ पर रखता है। बट जो मेन मुद्दे हैं यहाँ पर, एक तो कश्मीर का इशू हो गया, सियाचिन ग्लेशियर का इशू हो गया, सर क्रीक का इशू हो गया। ठीक है, आपका कश्मीर में ही जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, द गिलगित बाल्टिस्तान इशू, वो यहीं पर आ जाता है। ठीक है, सो लेट अस गो हेड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कवर कश्मीर इशू। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कश्मीर जो मुद्दा है ये है मेन मुद्दा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। ये वन ऑफ द कोर इश्यूज है पाकिस्तान का जब भी वो इंडिया एंड पाकिस्तान की रिलेशनशिप को लेकर के बात करते हैं। तो जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मुशर्रफ उस समय पे, तो मुशर्रफ भी ये कहा करते थे कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की जो मेन जो नर्व होती है ना, वेन होती है वो है। लेकिन भारत जो है उसका बेसिकली
अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ज़्यादातर जो है इंडिया में करता है। और इसीलिए तो राजेश बसरूर हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कश्मीर मुद्दे के बारे में कि कश्मीर इज़ मोर ऑफ अ सिम्टम, यानी कि कश्मीर सिर्फ एक सिम्टम है, जो मेन कॉज है, जो मेन कॉन्ट्राडिक्शन है वो आइडेंटिटी का है। मतलब लोगों को लगता है कि लैंड के लिए जो है इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, जबकि इट्स नॉट लैंड, इट इज़ बेसिकली द आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ विच बोथ ऑफ देम आर फाइटिंग। और इसीलिए दोनों जो कंट्रीज हैं दे हैव फॉट 3 वॉर्स कश्मीर इशू को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर मुद्दा है कि टेरिटरी हमें अपनी वापस लेनी है, बट इट इज़ अ बैटल ऑफ आइडेंटिटी। तो जब आप बैटल ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं, आप यहाँ पर राजेश बसरूर इनको जो है कोट कर सकते हैं, ठीक है, दैट कश्मीर इशू इज़ नथिंग बट अ बैटल ऑफ आइडेंटिटी। इसीलिए देखिए, जब आपको क्वेश्चन आता है, मतलब डायरेक्टली ऐसे कश्मीर मुद्दे को डिस्कस मत करना शुरू कर दो, यू हैव टू एनालाइज द होल मैटर। एनालिसिस पे इसीलिए ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और इसीलिए आप देखेंगे जो आप अपने नोट्स को फॉलो करेंगे तो नोट्स आपके इसीलिए एनालिटिकल ज़्यादा हैं, फैक्चुअल कम है, क्योंकि एनालिसिस ही आपके आंसर में एग्जामिनर ढूंढेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स जो है यहाँ पर चाहिए। तो पाकिस्तान इसीलिए जब भी कश्मीर की एस्पिरेशंस रखता है तो पाकिस्तान मेनली यहाँ पर मिलिट्रली ऑक्यूपाई करना चाहता है, और इसी वजह से पाकिस्तान यही कहता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो है किए जाते हैं कश्मीरी लोगों पे। तो पाकिस्तान इसीलिए कश्मीर चाहता क्यों है, देखिए अगर पाकिस्तान की तरफ से देखेंगे तो पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा कारण है वाटर रिसोर्सेस। जो पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर पाकिस्तान में होता है उसके लिए पाकिस्तान अपनी नदियों पे डिपेंडेंट होता है, और पाकिस्तान में एक ही है इंदस रिवर वाटर सिस्टम जिसके थ्रू जो है पूरा एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है। लेकिन ये जो इंदस रिवर वाटर सिस्टम है इसका जो ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये यहाँ से भारत से होकर के आता है, यानी कि भारत जो है एक अपर रिपेरियन स्टेट है और पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन स्टेट है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं जिससे ये नदियाँ निकलती हैं। तो पाकिस्तान इसीलिए चाहता है अपनी जो रिवर्स है, अपनी एग्रीकल्चर है, उसको सिक्योर करना। तो वाटर रिसोर्सेज हो गए। लेकिन भारत के लिए कश्मीर क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए भारत जो है सेक्युलर आइडेंटिटी मेंटेन करता है, कश्मीर की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, चाइना का फैक्टर एक अलग है, इसके अलावा फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी भी यहाँ से रहती है। ऑब्वियसली आप वाटर रिसोर्सेज को नकार नहीं सकते। तो कश्मीर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए तो। और इसीलिए कश्मीर को लेकर के वी हैव अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स, जैसे कि सी राजा मोहन है, वो भी यही कहते हैं कि कश्मीर बायलेटरल एजेंडा पे है कि ठीक है इंडिया और पाकिस्तान मिलकर के इस पे बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा प्रॉब्लम है इस इशू से। जैसे 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर जो है उसको लेकर के 2019 में भारत की तरफ से जो है कश्मीर में आपको पता है कि 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान वहाँ पर चोक हो गया पॉलिटिकली, क्योंकि पाकिस्तान का हालत ये हो गई थी इस मूव की वजह से कि ना तो उससे निगलते बन रहा था ना ही उगलते बन रहा था। तो पाकिस्तान की जो करंट कश्मीर डिबेट है, नाउ इट इज़ अबाउट फाइंडिंग अ वे आउट कि कैसे जो है इसको किया जाए। और पाकिस्तान की जो आम जनता है वो इस बारे में, इस मुद्दे में ज़्यादातर अवेयर भी नहीं है। बिकॉज देखिए पाकिस्तान में जिस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनके एजुकेशन करिकुलम में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फैक्ट्स बहुत ही ख़राब और बहुत ही गलत बताए जाते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि एशले जे टेलिस का यही कहना है कि भाई कोई सल्यूशन पॉसिबल नहीं है कश्मीर को लेकर के। इनफैक्ट अगर कोई सल्यूशन पॉसिबल भी होगा तो पाकिस्तान गिव अप करने वाला नहीं है। पाकिस्तान जिहादी टेररिज्म जो है इंडिया के खिलाफ कश्मीर में करता ही रहेगा, राइट। और यही कारण है कि एशले जे टेलिस कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग
खैर, तो बाकी आपको पता ही है बेसिक आपका यहाँ पर कि सारा इशू यहाँ पर स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, इफ़ यू फोकस ऑन दिस स्पेसिफिकली गिलगित बाल्टिस्तान इशू पे, तो गिलगित बाल्टिस्तान एक ऐसी रीजन है जहाँ पर इंडिया कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर। बट अभी क्या है, ये जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है। तो गिलगित बाल्टिस्तान जो है, इसीलिए बार बार इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में इसकी बहुत बात होती है, और यहाँ बात होती है तो कश्मीर को लेकर के भी बात होती है। तो गिलगित बाल्टिस्तान का जो मुद्दा है स्पेसिफिकली ये हाईलाइट में रहा था जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल स्टेटस इसको देने का डिसाइड किया। तो पाकिस्तान में, मैंने आपको लास्ट टाइम आई थिंक बताया था कि देर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है बलूचिस्तान, जहाँ पर टेररिज्म जो है एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली बलूचिस्तान में क्या है, टेररिज्म क्यों है, यहाँ पर सेपरेटिस्ट डिमांड्स आती हैं। जो पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रोविंस है ये बहुत ही अंडर डेवलप्ड रीजन है, और जो ये सीपेक कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, इसका जो ग्वादर पोर्ट है ये बलूचिस्तान में ही है बेसिकली। तो हो ये रहा है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज या मिनरल्स एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो सारे यूज़ किए जाते हैं पंजाब वाली साइड को डेवलप करने के लिए, सिंध को डेवलप करने के लिए। यानी कि बलूचिस्तान में खुद जहाँ पर इतने रिसोर्सेज है उस प्रोविंस में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो एथनिसिटी वाइज जो हैं बहुत ही मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे अलग हैं। तो इसीलिए बलूचिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे ना, तो इट इज़ मोर लाइक कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। हाउ हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, जब 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस समय पे 2 पाकिस्तान बने थे। एक था वेस्ट पाकिस्तान, एंड बीच में आप यहाँ पर कह सकते हो इज इंडिया, एंड ऑन द अदर हैंड वाज द ईस्ट पाकिस्तान। ये जो ईस्ट पाकिस्तान है आज के समय पे 1971 में इंडिपेंडेंट हुआ, आज के समय पे हम इसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो उस समय पे भी यही होता था कि मेन जो है सारी पावर पॉलिटिक्स यहाँ से होती थी। तो वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान वालों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है सेल्फ गवर्नेंस और इन सब के काफ़ी मतलब डिमांड आ रही थी। उसका कारण ये है कि ईस्ट पाकिस्तान जो है बंगाल रीजन के काफ़ी क्लोज है अगर आप देखेंगे, और इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बंगाल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इस वाले पार्ट से भी काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो इस स्ट्रगल में मतलब काफ़ी हद तक जो है शामिल थे। तो इसका मतलब है यहाँ की जो जनता है बहुत ही अवेयर थी, पॉलिटिकली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इनके साथ क्या होता था कि यहाँ से जितना भी टैक्स रेवेन्यू या जो भी चीज़ यहाँ से ली जाती थी वो सारे यहीं पर डेवलपमेंट किया जाता था। इनको जो है ज़्यादा फोकस इनका डेवलपमेंट नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से इस तरीके की डिमांड्स जनरेट हुई, एंड अल्टीमेटली जो है इसकी वजह से सिचुएशन ऐसी आ गई कि आगे जाकर के जो है वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जो है मिलिट्री एक्शंस लिए जाने लगे। और जब ऐसा हुआ, जब इस तरीके की टेंशन हो रही थी, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं भाग करके इंडिया आ रहे थे, रिफ्यूजी स्टेटस ले रहे थे। तो भारत में भी इसकी मुसीबत हो जाती खड़ी। यही कारण है कि उस समय पे इंदिरा गांधी ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। उस समय पे इंदिरा गांधी ने ये डिसाइड किया दैट हम जो है लिबरेट करेंगे ईस्ट पाकिस्तान को, और फाइनली 1971 में इसको लिबरेट किया गया, और लिबरेशन के बाद जो है ये बन गया बांग्लादेश। यानी कि अगर 2021 में देखेंगे आप, तो अभी 85 साल हुए हैं बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। और 2024 चल रहा है, 25 में आप ये कह सकते हो दैट अप्रॉक्सीमेटली 55 साल यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें सब बहुत नई हैं अभी भी। तो जैसे यहाँ पर सेकंड क्लास सिटीजन इनको ट्रीट किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही बलूचिस्तान में भी वही सेकंड क्लास सिटीजनशिप का ट्रीटमेंट इनको मिलता है। और यही कारण है कि यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं चालू हो चुकी हैं।
कभी कभी तो इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान ये भी कहता है कि इंडिया जो है बलूचिस्तान में इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को, इन टेररिस्ट मूवमेंट्स को जो है वो फ्यूल कर रहा है, वहां पर जो है इन्वेस्ट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो खैर ये तो एक मुद्दा हो गया जो अभी मैंने आपको बताया। बट अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से इज कि 4 प्रोविंसेस थे और 5वां प्रोविंस का स्टेटस जो है 2020 में पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि ये भी एक प्रोविजनल तौर पे प्रोविंशियल स्टेटस बने, इसको दिया गया गिलगित बाल्टिस्तान को। यानी कि इससे पहले जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन थी ये ऑटोनॉमस रीजन में आता था, लेकिन आगे इसको प्रोविंस बना दिया गया। हालांकि इस सिचुएशन के ऊपर भारत सरकार ने कंडेम किया, इसको कहा कि ये तो भाई इलीगल है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान एरिया जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है और इसका मतलब है कि ये तो इंटीग्रल पार्ट है भारत का, आप यहाँ पर प्रोविंशियल स्टेटस कैसे दे सकते हो। ठीक है, बाकी इसका अगर आप बेसिक बैकग्राउंड अगर कवर करेंगे तो और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि बेसिक बैकग्राउंड में भी जब भी बात होती है ना इंडिया पाकिस्तान के बीच की कश्मीर मुद्दे को लेकर के कि किसका है, तो ऑफिशियल तौर पे अगर देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है महाराजा हरि सिंह के अंडर में हुआ करता था। और महाराजा हरि सिंह ने 31 अक्टूबर 1947 इज द डेट जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है साइन किया भारत के साथ। एक्चुअली ये था कि जो महाराजा हरि सिंह थे पहले वो नहीं चाहते थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है वो इंडिया का पार्ट बने या पाकिस्तान का पार्ट बने। मतलब कि देखिए हर किसी प्रिंसली स्टेट को आज़ादी के समय पे चॉइस दी गई थी, 3 चॉइसेस थी कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप न्यूट्रल भी रह सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो उस समय पे जो महाराजा हरि सिंह थे इनका ये डिसीजन था कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन हुआ ये कि उस समय पे पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके के एक्शंस लिए जा रहे थे। पाकिस्तान ने जो है अपने यहाँ पर जो ट्राइबल्स थे उनके थ्रू यहाँ पर अटैक किया, जिस वजह से जो है महाराजा हरि सिंह को जब ये पता चला तो वो भारत सरकार से जाते हैं मदद मांगने, और इंडिया कहता है कि भाई हम आपको तब मदद करेंगे अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, और इसके चलते जो है आप जो डिफेंस है और जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपको हमारे हिसाब से करनी पड़ेगी। तो इस चीज के लिए वो रेडी हो गए। तो यानी कि लीगली ही वाज देयर, ही दिस स्टेट, प्रिंसली स्टेट बिलोंग टू हिम। और उस समय पे क्योंकि पाकिस्तान ने कूप लॉन्च किया था, उस समय पे महाराजा हरि सिंह ने जो गवर्नर यहाँ पर बिठाए थे उन गवर्नर को डिपोज यहाँ से कर दिया गया। एंड उस समय पे वहां पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था। तो ये सब देख करके महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया कि आई विल जॉइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस, आई विल साइन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और भारत जो है के साथ में ज्वाइन हो गए। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसी चीज है जो पॉलिटिकली बहुत ही सॉलिड एक आर्ग्यूमेंट है जो यहाँ पर रखा जाता है। बट रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द रीजन्स, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन जो है आज के समय पे पाकिस्तान के पास में ही है तब से, और भारत इस ऑक्यूपेशन को इलीगल मानता है। अब भारत उस समय पे चाहता तो मिलिट्री एक्शन लेकर के वापस लिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि नेहरू उस समय पे बहुत ही आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते थे तो नेहरू इस मुद्दे को लेकर के चले गए यूनाइटेड नेशन। उसका कारण ये भी था क्योंकि भारत अपनी जगह पर लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में था, तो उनको लगा कि यूएन में इसको बहुत ही आसानी से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और क्योंकि भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में एक बहुत ही स्ट्रांग फेथ दिखाया जा रहा है यूएन के प्रति, तो भारत को जो है ग्लोबल यहाँ पर एक्नॉलेज भी किया जाएगा। तो इस चक्कर में जो है ये पूरा प्लान बैकफायर कर जाएगा, और जो है ये मुद्दा तब से अटका ही हुआ है और आज भी अटका ही रहेगा। इनफैक्ट आने वाले समय में भी सेम इज विद इजराइल पैलेस्टीन आल्सो। तो भारत का स्टांस क्या था? इंडिया हमेशा से इसीलिए गिलगित बाल्टिस्तान को इलीगल मानता है। इनफैक्ट 1994 में भारत की पार्लियामेंट में भी रेजोल्यूशंस पास किए गए थे ये क्लेम करते हुए कि जो गिलगित बाल्टिस्तान है और जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है दैट इज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है। याद रखिएगा, इट वाज इन 1994 जब इंडियन पार्लियामेंट में जो है
इसके लिए एक रेजोल्यूशन भी पास यहाँ पर किया गया था। बाकी लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ ऐसी हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि 2020 में प्रोविंशियल स्टेटस पाकिस्तान ने दे दिया, तो 2020 में जो पाकिस्तान की सरकार थी उन्होंने अनाउंस किया यहाँ पर इलेक्शंस, और दिस हैपेंड प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के बाद जो है। एंड ऑब्वियसली इंडिया ने इसको अपोज किया। इंडिया का कहना था कि यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इलेक्शंस नहीं होंगे। अनदर कॉज ऑफ कंसर्न इज कि जो रीसेंट अग्रीमेंट चाइना और पाकिस्तान ने यहाँ पर साइन किया है, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 में वो तो आया ही था न्यूज़ में, लेकिन उसके अलावा 2020 के आसपास जो है चाइना और पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है यहाँ पर 5 बड़े डैम्स बनाए जाएंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा डैम यहाँ पर बनाया जाए, मतलब 5 बड़े डैम्स में से एक जो डैम है बहुत ही सिग्निफिकेंट, वो है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है, और इससे स्पेकुलेशंस ये लगाई गई कि चाइना जो है अपनी इस रीजन में प्रेजेंस जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, तो गिलगित बाल्टिस्तान आज के समय पे भी एक सिमरिंग डिस्प्यूट है, आज भी इस डिस्प्यूट पे बात होती है। एंड रिसेंट जो इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश हुए थे गालवान वैली में, तो गिलगित बाल्टिस्तान के लेकर के भी बात वहाँ पर हुई थी, बिकॉज यू नो व्हाट वी सी इज़ कि पाकिस्तान के जो यहाँ पर प्रेजेंस है, पाकिस्तान ने जो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, और दूसरी तरफ चाइना का आप देखेंगे तो चाइना की यहाँ पर प्रेजेंस है मिलिट्री, क्योंकि चाइना जहाँ पर भी प्रोजेक्ट बनाता है वहाँ उसकी सिक्योरिटी के लिए प्रोजेक्ट की मिलिट्री अपनी तैनात करता रहता है, अपने ट्रूप्स वहाँ पर प्रेजेंट रखता है। तो यही कारण है कि ये इक्वेशन जो है और भी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि बहुत ही डीप लेवल पे जो है कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। ठीक है, so these are some of the things that you should know about Kashmir issue and this Gilgit Baltistan। अब आते हैं इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर पे, because that is another disputed area। So let me just first of all erase that। So we have Siachen Glacier, this। अब जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है, सिंस जो कराची एग्रीमेंट है साइन किया गया था 1949 में। एक्चुअली देखिए, पार्टीशन होने के बाद एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, कराची अग्रीमेंट, और ये अग्रीमेंट हुआ था प्रॉपरली डिमार्केट करने में कि कौन सी बाउंड्री कहाँ तक है। ठीक है, 1949 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ, और इस एग्रीमेंट में जो सियाचिन ग्लेशियर का डिमार्केशन है ये बहुत ही वेग है, यानी कि प्रॉपर क्लियर डिमार्केशन नहीं है, बहुत ही वेग सा है। यही कारण है कि यहाँ पर किसकी अथॉरिटी है ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, और भारत यही मानता है कि जो पाकिस्तान की टेरिटरी है यहाँ पर एक साल्तोरो रिज है वहाँ तक है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट 1972 में भी इस बारे में बात की गई है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इसको इंटरप्रेट करता है कि सियाचिन जो है वो इसी का पार्ट है। अब सियाचिन ग्लेशियर है, सोर्स ऑफ वाटर है, तो आपको पता ही है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वजह से। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पर इसको इसीलिए आप देखेंगे एट प्रेजेंट दिस इज इन कंट्रोल ऑफ इंडिया, एंड ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन द प्लैनेट है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, यानी कि सबसे ऊंचाई में हमारे जो भारतीय सैनिक हैं यहाँ पर तैनात हैं, एंड दे आर सेफ गार्डिंग दिस ग्लेशियर। ठीक है, इसको लेकर के काफ़ी बार बात हुई है कि भाई इस इशू को रिजॉल्व किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा किया नहीं गया। उसका कारण यही है कि काफ़ी बार यहाँ पर अवलांचेस भी आते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनकी जान भी चली जाती है, शहीद हो जाते हैं। और यही कारण है कि लाइक पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे वेदर रिलेटेड इंसिडेंट में, तो 167 आर्मी पर्सनल्स जो हैं उनकी जान यहाँ पर गई है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट आप कह सकते हो कि जिस वजह से बार बार जो है बात इस बारे में की जाती है दैट वी नीड टू डीलिनिएट कि यहाँ पर डीमिलिटराइजेशन की ज़रूरत है।
लेकिन डीमिलिटराइजेशन की बात होती है कि आप भी अपनी आर्मी हटाइए, हम भी हटाते हैं, तो पाकिस्तान कहता है कि आप पहले अपनी मिलिट्री यहाँ से हटा दीजिए, हम तब हटाएंगे। और आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है, दोनों ही रेडी नहीं है अपनी हटाने के लिए, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम अभी तक भी बनी हुई है। इनफैक्ट सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के वी हैव श्याम सरन जो कहते हैं कि दोनों ही कंट्रीज जो हैं एक एग्रीमेंट पे आई हैं सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के 3 बार। 1989 में एक एग्रीमेंट पे आ गई थी, 92 में आ गई थी, फिर 2006 में भी आ गई थी, लेकिन ये एग्रीमेंट्स कभी कंप्लीट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है हमारे मनमोहन सिंह, वो चाहते थे कि जो सियाचिन का मुद्दा है, ये जो सियाचिन माउंटेन है, ग्लेशियर है, ये माउंटेन ऑफ पीस बने, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान जॉइंट एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं, बट यू नो दिस वाज नॉट पॉसिबल, इट वाज अपोज्ड बाय इंडियन आर्मी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा, एक स्टीफन पी कोहेन हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है जो इंडिया पाकिस्तान मुद्दे पे बोलते हैं, तो वो यही कहते हैं कि सियाचिन का मुद्दा कैसा है कि दो गंजे आदमी हैं, सर पे बाल नहीं है सपोज, और कंघी के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो वो इसको ऐसे मेंशन करते हैं कि सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट इज लाइक 2 बॉल्ड पर्सन्स फाइटिंग ओवर कॉम्ब बेसिकली। तो खैर ये तो हो गया सियाचिन का मुद्दा, ठीक है। तो एक बार तो इनफैक्ट दोनों कंट्रीज रेडी भी हो गई थी कि इसको हम ग्लेशियर ऑफ पीस बनाएंगे, कोई भी इसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ठीक है। एंड इस तरीके के मतलब काफ़ी डेवलपमेंट्स होने वाली थी, बट अल्टीमेटली जो है सब वहीं पर कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद एक और डिस्प्यूटेड रीजन आती है, सर क्रीक डिस्प्यूट। अब सर क्रीक डिस्प्यूट जो है स्ट्रेटेजिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1965 की वॉर है, जब रन ऑफ कच्छ में यहाँ पर भी जो पाकिस्तानी और इंडियन ट्रूप्स हैं उनके बीच में क्लैश हुआ था। देखिए, सर क्रीक जो एरिया है ये एक इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है। इनफैक्ट एशिया में दिस इज़ द लार्जेस्ट फिशिंग सोर्सेज ऑल्सो। यहाँ से बहुत फिशरमैन भी कभी अरेस्ट कर लिए जाते हैं, पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिए जाते हैं। फिर इसके अलावा सर क्रीक डिस्प्यूट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ समय से स्टडीज़ में ये बताया गया है कि इस रीजन में ऑयल एंड गैस रिजर्व की प्रेजेंस है अंडर द सी, तो इस वजह से पाकिस्तान के क्लेम्स यहाँ पर और बढ़ गए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया को चलो दे भी देना चाहिए इनको। इंडिया कहता है कि ये जो रेड लाइन है विच इज़ मिडल लाइन, क्योंकि देखिए जब भी कोई इंटरनेशनल वाटर बॉडी होती है, ट्रांसनेशनल बोलो जिसको, तो उसके मिडल में से आप डिवाइड कीजिए, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट हमारा, ठीक है। इंडिया इस चीज़ में मानता है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम तो यहाँ तक लेंगे, ये है पूरा सर क्रीक डिस्प्यूट का, ये पूरी जो सर क्रीक है वो हमारी है। तो कभी कभी ये भी सजेस्ट किया जाता है कि दे दो इनको और ख़त्म करो टेंशन्स, लेकिन लोग कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, तो ऐसे में अभी अगर दे दोगे तो कल को ये आगे और क्लेम करेंगे कि देखो ये भी हमारा है, तो इससे आगे अगर कभी ऑयल एंड गैस डिस्कवरी भी होती है तो वो पूरा ये क्लेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट अभी के समय पे ये अनएक्सप्लोर्ड है बिकॉज अभी यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। बाकी इकोलॉजिकली भी ये रीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर्स में फ्लेमिंगोज वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बार कोशिश की गई, जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे हैरोल्ड विल्सन, 1965 की जब वॉर हुई थी, उन्होंने कोशिश की थी, एक ट्रिब्यूनल भी बनाया था कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसकी वर्डिक्ट भी आई थी 3 साल के बाद, जिसमें से सर क्रीक डिस्प्यूट का जो 10% एरिया है वो पाकिस्तान को देने की बात की गई थी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा 1997 में भी कंपोजिट डायलॉग इसको लेकर के शुरू हुआ था कि सर क्रीक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जॉइंट सर्वेस भी कंडक्ट किए गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि ढक के 3 पात, इट्स लाइक गोल घूम करके वापस वहीं पर आ गए, कोई खास मतलब ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो पाया।
फिर इन डिस्प्यूट्स के अलावा जो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है वो है वाटर डिस्प्यूट, इंदस रिवर वाटर को लेकर के। अब इंदस रिवर सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्यूट कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है इंदस वाटर ट्रीटी जो है यूज की जाती है, एंड भारत इसको अपने फेवर में भी लेवरेज कर सकता है। देखिए, भारत इस समय पे चाहता है कि यहाँ पर डैम्स डेवलप करे ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन ये सब हो सके, लेकिन होता ये है कि इन दिस वाटर डिस्प्यूट में एक्चुअली ज़्यादातर जो इकलौती ऐसी सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी है इन दिस वाटर रिवर ट्रीटी, जिसमें 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को दिया हुआ है और 20% ही सिर्फ इंडिया यूज करता है, जबकि इंडिया जो है उसके पास एक्सेस सारे पानी का है। इंडिया एक अपर रिपेरियन स्टेट है एंड पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन स्टेट है। ठीक है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्लड एंड वाटर, जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं 2016 में इन्होंने कहा था जब उरी अटैक हुआ था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ठीक है, और इस वजह से उस समय पे बात हुई थी कि भारत को इंदस वाटर ट्रीटी ब्रेक कर देनी चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर पानी सारा ब्लॉक कर सकते हैं, या यहाँ पर कम पानी अगर हम जाने देंगे तो पाकिस्तान के ऊपर, यहाँ पर एग्रीकल्चर पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, तो पूरा प्रेशर यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। दूसरा, जैसे ब्रह्मपुत्रा है, चाइना हमारे साथ में बात नहीं करता है, तो हम यहाँ से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज अ प्रॉक्सी फॉर ऑफ चाइना, तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, ये चाइना के पास भागेंगे कि आप कुछ कीजिए, तो चाइना को फिर इंडिया के साथ में ब्रह्मपुत्रा को लेकर के कोई ट्रीटी करनी पड़ सकती है। तो दिस इज अनदर वे जो किया जा सकता है। खैर, जो इंदस वाटर ट्रीटी है 19 सितंबर 1960 को साइन की गई थी। उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था और तब जाकर के ये ट्रीटी यहाँ पर साइन की गई थी। तो इंदस वाटर रिवर सिस्टम में 6 नदियाँ हैं। ठीक है, वी हैव इंदस, झेलम एंड चेनाब, रवि, बियास एंड सतलज। तो जो रवि, बियास एंड सतलज है ये इंडियन साइड पे यूज़ करने के लिए है, एंड जो ये है ये पाकिस्तान को दिया गया है यहाँ से जो पानी था बेसिकली। तो इंडिया को अलाउड है सिर्फ 20% पानी यूज़ करना इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए या ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए। बाकी अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो इंदस वाटर ट्रीटी में एक परमानेंट इंदस वाटर कमीशन भी बनाया गया है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं न्यूज़ में तब आती हैं जब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं। एक्चुअली जब भी इंडिया यहाँ पर डैम बनाने जाता है पाकिस्तान हमेशा फ्लैग कर देता है उसको। तो काफ़ी सारे बार हुआ भी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये चीज़ गई है और वहाँ पर इंडिया के फेवर में डिसीजन लिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है रातले डैम और किशन गंगा एंड ऑल दीज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज देयर, जो थोड़ा सा आप प्रिपेयर यहाँ पर कर लेंगे व्हेन इट कम्स टू वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, फिर उसके अलावा हम बात करें तो ट्रेड, भारत की तरफ से पाकिस्तान को MFN स्टेटस दिया गया। MFN स्टेटस क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। भारत ने दिया पाकिस्तान को, लेकिन उल्टा पाकिस्तान ने नहीं दिया भारत को। और जब ये उरी अटैक हुआ उसके बाद भारत ने डिसाइड किया कि अब हम MFN स्टेटस जो है हटा देंगे, और तब से ट्रेड रिलेशंस भी पूरा खड्डे में है। ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बाकी चाइना और पाकिस्तान का एक्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंडशिप है इनकी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान और चाइना जो है ये कोई जॉइंट पार्टनरशिप नहीं है। ये वैसे तो विवेक कात्सु कहते हैं कि ये एक पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप है। पेट्रन कौन है? पेट्रन चाइना है, और क्लाइंट कौन है? क्लाइंट है पाकिस्तान। पाकिस्तान बेसिकली फ्रीबीज मांगता रहता है कि पैसा दे दीजिए, जैसे US से पैसा मिलता था उसको इकोनॉमिक एड में, वही चीज़ चाइना के साथ में हो रही है। तो काफ़ी बार होता है जब भी इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ होता है, बॉर्डर स्टैंड ऑफ, जैसे लद्दाख रीजन में हुआ, तो उस समय पे पॉसिबिलिटी ये भी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी स्टार्ट हो जाएगा, तो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से भी अगर होता है तो इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर यहाँ पर आ सकता है।
खैर, तो दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्योंकि देखिए काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि चाइना की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर मुद्दे को रेज किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इससे यही पता चलता है कि चाइना बार बार जो है इंडिया पे प्रेशर बनाए के रखने की कोशिश करता है। उसका कारण ये भी है कि चाइना चाहता है कि इंडिया जो है साउथ एशिया में ही अपना फंसा रह जाए और रीजनल पावर की तरह इमर्ज ना हो। और इसीलिए जो है भारत के सामने बहुत ही सारे चैलेंजेस हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। बाकी इसके अलावा जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए, वो आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था कि मलक्का स्ट्रेट में भारत की डोमिनेंस है। तो क्योंकि भारत वहाँ पे डोमिनेंट है, भारत चाइना को चोक कर सकता है, तो ये एक बहुत ही भारत के फेवर में पॉइंट है। तो ऑब्वियसली चाइना चाहेगा उसको अपने फेवर में लाना और इंडियन ओशन को एक्सेस कर पाए, तो ग्वादार पोर्ट के थ्रू अल्टरनेटिवली कर सकता है, ठीक है। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस पे ज़्यादा कोई खास अभी डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी तुलबुल बैरेज है, इस पे बात हो जाती है, या राटले डैम हो गया, जैसे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उस पे बात हो जाती है। ये मेन ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई थिंक इज इनफ व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। बाकी टेररिज्म का जो मुद्दा है वो एक एंगल है जिस पे हम बात कर ही चुके हैं कि बेसिकली ये क्यों किया जाता है इस तरीके की प्रॉक्सी वॉर्स, भारत को प्रोवोक करने के लिए, राइट। तो भारत के पास में कौन से पॉलिसी ऑप्शंस बचते हैं, या तो डिफेंसिव पॉलिसी कर सकते हैं हम, या फिर ऑफेंसिव पॉलिसी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफेंसिव में आपको मैंने बता ही दिया है कि रियलिस्ट स्कॉलर्स तो कहते हैं कि ऑफेंसिव हो जाना चाहिए, हमें टाइम आ चुका है, लेकिन प्रैग्मेटिक पॉलिसी फॉलो करना भी सही है। जैसे कि प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि भारत अगर एक मेजर्ड रिस्पॉन्स लेता है दैट इज गोइंग टू बी बेटर, राइट। वो वही करना चाहिए इनफैक्ट भारत को। तो ये तो आ गया आपका इंडिया एंड पाकिस्तान के मुद्दे जो यहाँ पर थोड़े डिस्कस किए गए, ठीक है। बाकी मेजर जो आपके थिंकर्स थे मैंने वो भी यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कैसे सुधरेंगे, तो स्टीफन पी कोहेन कहते हैं कि अभी तो 1 सेंचुरी लगेगी, 100 साल तक ये आपस में लड़ते रहेंगे, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट यहाँ पर कुछ हो दोनों के बीच में, ठीक है। बाकी बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको आपके नोट्स में, बाकी के वो आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। तो ये हो गया इंडिया पाकिस्तान। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस फोकस ऑन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस, क्योंकि इस लेसन में जो है हमें बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जो है ये भी कवर करना है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट एग्जिस्ट हियर। अब देखिए बांग्लादेश जो है कल्चरली, एथनिकली इंडिया से काफ़ी इंटीग्रेटेड कंट्री है। दोनों कंट्रीज़ की सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है 4096 किलोमीटर की। इनफैक्ट हमारे सबसे लॉन्गेस्ट नेबर में बांग्लादेश आता है और उसके बाद जो है चाइना आता है, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर जो है यहाँ पर है, और इसी बॉर्डर के चलते यहाँ पर इलीगल आपको माइग्रेशन भी देखने को मिलेगा। तो वो एक इलीगल इमिग्रेशन वाला मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है जब भी इंडिया बांग्लादेश की बात की जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करते हैं बे ऑफ बंगाल के थ्रू। एंड इंडिया एंड बांग्लादेश की कॉमन रिवर्स हैं, 54 रिवर्स ऐसी हैं जो कॉमन हैं। बाकी नेशनल एंथम देखेंगे दोनों ही देशों का, तो सेम जो नोबेल लॉरेट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ही लिखा है दोनों का नेशनल एंथम। और इसीलिए आप इस सेंस में ये कह सकते हो कि इंडिया एंड बांग्लादेश की एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। देयर इज ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो 2021 में इंडिया एंड बांग्लादेश ने अपने 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के सेलिब्रेट भी किए। एक्नॉलेज किया गया इंडिया के रोल को, क्योंकि भारत के चलते ही बांग्लादेश लिबरेट हो पाया था। और यही कारण है कि भारत जो है उसकी बहुत गुडविल है बांग्लादेश में। लेकिन और किसी बायलैटरल रिलेशंस को अगर आप देखेंगे
तो वैसे ही इंडिया और बांग्लादेश के चाहे कितनी ही इंडिया की गुडविल क्यों ना हो, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, यानी कि वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्पेसिफिकली जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे तीस्ता वाटर डिस्प्यूट हो गया, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जिसको लेकर के बात की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एनक्लेव्स हुआ करते थे, लेकिन 2015 में जो है इसको सॉल्व कर लिया गया, रिजॉल्व कर दिया गया इस मैटर को। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर आप रिलेशंस देखेंगे तो वो थोड़े इस तरीके से हैं कि जब बांग्लादेश 71 में लिबरेट हुआ उस समय पर मुजीबुर रहमान यहाँ पर रूल करते थे। तो बांग्लादेश में ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हो कि पूरी तरीके से लिबरेट होने में पाकिस्तान से, वैसे तो 26 मार्च 1971 को हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से होने में आते आते दिसंबर लग गया था, मतलब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को ख़त्म होने में। तो भारत पहली ऐसा देश था जिसके साथ जिस देश ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया एंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह और डिप्लोमेटिक टाइज अपने स्टार्ट किए। बाकी भारत जो है बांग्लादेश वॉर में क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसने, तो 72 में जो है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन भी साइन की गई, 25 सालों के लिए साइन की गई थी, जो कि 97 तक आते आते ख़त्म हो गई। खैर, तो यहाँ पर जो जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो मुजीबुर रहमान जो है यहाँ के लीडर थे, और मुजीबुर रहमान जो है सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म जैसे आइडियाज़ में बिलीव करते थे, और इसीलिए उस समय पे उन्होंने बंगाली आइडेंटिटी पे भी बहुत फोकस किया। तो भारत के साथ में अच्छे मजबूत रिलेशंस रहे, ऐसी बातें ये करते थे, इसीलिए उस समय पे बहुत ऑप्टिमिज्म था, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, क्योंकि लिबरेशन वॉर हो गए हटी थी ऑब्वियसली, तो ऐसी मतलब बहुत ही सपोर्टिव जील टाइप की थी। लेकिन 75 से लेकर के 1990 तक मिलिट्री रूल आ गया। एक्चुअली में 75 में मुजीबुर रहमान जो थे इनको असैसिनेट कर दिया गया, इनको मार दिया गया, और इनकी जो बेटी थी शेख हसीना, जो कि आज के समय पे आप देखेंगे इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, इनकी जो बेटियां थी शेख हसीना एंड रिहाना, इनको इनके फैमिली मेंबर्स के साथ में असाइलम में इंडिया में भेज दिया गया 1981 तक। तो ये कूप जो है, मिलिट्री कूप यहाँ पर हुआ था, वो इस तरीके से किया गया था, आर्मी यहाँ पर थी और इसको सपोर्ट किया था पाकिस्तान ने, यूएस ने, सऊदी अरेबिया और चाइना ने बेसिकली। तो जो जनरल थे जियाउर रहमान, वो मिलिट्री के जनरल थे बांग्लादेश के, और वो पावर में आ गए इनको असैसिनेट करने के बाद। जब ये पावर में आए तो सेक्युलरिज्म वाली जो आइडेंटिटी थी वो सब चली गई। अब इन्होंने एम्फसाइज करना शुरू किया मुस्लिम आइडेंटिटी पे बांग्लादेश की, और इस्लाम डिक्लेयर कर दिया इन्होंने स्टेट का रिलीजन। यानी वो बांग्लादेश जो एक समय पे सेक्युलरिज्म की बात कर रहा था, अब वही बांग्लादेश जो है बात करेगा किसकी, इस्लामिक वैल्यूज पे जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। और तब जो है ऑफिशियल पॉलिसी इसी चीज पे बढ़ गई, ठीक है। और जो पहले इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी वो पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई। अब ये इंडिया से दूर होने लगे और चाइना के और यूएस के करीब होने लगे, और ये वो वाला एरा था जब यूएस, चाइना, पाकिस्तान मिल बांट करके जो है सारे काम कर रहे थे। तो ये मतलब सिचुएशन हुई है उस समय पे, मिलिट्री रूल यहाँ पर आ गया था और काफी इस्लामिक हो गया था उस समय पे बांग्लादेश। तो ये चीजें हैं, और वही समय है जब फरक्का बैरेज को लेकर के काफी मुद्दा भी उस समय पे खड़ा किया गया था। एक्चुअली फरक्का बैरेज जो है गंगा रिवर के ऊपर डैम बनाया जा रहा था वेस्ट बंगाल में, जो कि बांग्लादेश से 11 मील की दूरी पे था। भारत इसको बना रहा था, डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहा था उस समय पे। तो बांग्लादेश ने कहा कि आपने हमसे फॉर्मल एग्रीमेंट ही नहीं किया, क्योंकि ये तो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है, ये तो गंगा रिवर जो है बांग्लादेश में भी एंटर करती है, तो इससे हमको भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो रिवर गंगा है वो बांग्लादेश से पास करके ही बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। तो वेस्ट बंगाल में ये जो रिवर थी इसकी 2 स्ट्रीम्स थी, ठीक है, एक तो हुगली रिवर हो गई जो वेस्ट बंगाल के थ्रू ही फ्लो करती थी, और एक थी पद्मा रिवर जो बांग्लादेश में एंटर करती थी। तो इंडिया ये कहता है उस समय पे कि भाई हमें इस बैरेज की ज़रूरत है ताकि हुगली रिवर में हम जो है पर्पसफुली जो है फ्लशिंग कर पाए, ताकि उसको यूज़ किया जा सके, एट टाइम्स उसको ऑपरेशनल बनाया जा सके पोर्ट को।
लेकिन बांग्लादेश ऑब्जेक्ट कर रहा था इसको लेकर के। बांग्लादेश ने कहा कि भाई हम एक लो रिपेरियन कंट्री हैं और हमें भी फेयर पानी चाहिए गंगा वाटर का, तो आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। तो ये मुद्दा बुरा लाइट में उस समय पे रहा था। और जब सार्क बन चुका था उस समय तक, क्योंकि याद कीजिए जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, उन्होंने ही सार्क का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो उस समय पे इन्होंने कहा कि भाई सारे साउथ एशिया के छोटे छोटे देश मिलकर के इंडिया को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस समय पे ये कुछ हो नहीं पाया, बिकॉज अल्टीमेटली जो है 1981 तक इनको असैसिनेट कर दिया गया। और इनके बाद जो है बांग्लादेश फिर से बदलने लगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है एक एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी हुआ करता था, खेती बाड़ी ज्यादा होती थी। लेकिन अब बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की उसको कोशिश की जाने लगी, तो चीजें काफी बदली। ठीक है। और उस समय पे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भारत आपको पता ही है कि सिचुएशन 90s तक आते आते बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। तो ऐसे सिनारियो में सार्क बहुत ही बेनिफिशियल आइडिया रहा दोनों ही कंट्रीज के लिए 1985 में। इसीलिए भारत ने सोचा कि ठीक है ज्वाइन करते हैं, और तब आज से 8 मेंबर्स बन गए यहाँ पर। तो यानी कि बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ बनाया गया था, लेकिन एट द एंड एक पॉजिटिव नोट के साथ में एंड हुआ ये चीज। ठीक है। और इसके अलावा बांग्लादेश में क्योंकि डिजास्टर्स वगैरह आते रहते हैं, तो वन ऑफ द डेडलीस्ट साइक्लोन्स यहाँ पर आया था। तब भारत की तरफ से एक ऑपरेशन सी एंजल्स यहाँ पे किया गया था, जिसके थ्रू भारत ने बांग्लादेश की हेल्प की थी। खैर ये सारी चीजें फैक्ट है, कहानी की तरह आप इसको समझ सकते हैं। फिर ये होता है कि 91 के बाद 2009 तक जो है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आती है बांग्लादेश में। तो उस समय पे भारत के साथ में रिलेशंस फिर थोड़े मजबूत हुए और थोड़ा नेचुरली बढ़ते रहे। तो आज के समय पे बांग्लादेश में आपको 2 मेजर पार्टीज दिखेंगी, एक है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और एक है आवामी लीग। तो जो बेगम खालिदा जिया हैं, ठीक है, जो जिया और रहमान की ही बीवी हैं, विडो हैं बेसिकली, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की आप कह सकते हो हेड है। और ये बंगाली नेशनलिज्म इन सब पे एम्फेसाइज करती हैं, इस्लामिक आइडेंटिटी पे फोकस करती हैं, और ये इंडिया के फेवर में बात नहीं करती हैं। वहीं पर जो आवामी लीग है, आवामी लीग में शेख हसीना है, ठीक है, जो मुजीबुर रहमान हैं, जिनके भारत के साथ में अच्छे रिलेशंस थे, उनकी डॉटर है। तो ये अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। आवामी लीग जो है इसीलिए लिबरेशन वॉर को याद रखते हैं, बंगाली नेशनलिज्म की भी बात करते हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म इसकी भी बात करते हैं, और भारत के प्रति बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड इनका है। तो इसीलिए अगर आवामी लीग पावर में रहती है तो ये भारत के फेवर में ही है। ठीक है। बाकी 2009 के बाद से आप इसीलिए देखेंगे कि वन पार्टी डोमिनेंस देखने को आपको मिलेगा, यानी कि 2009 के बाद से 2009, 2014, 2019 के चुनाव में भी, और अभी 24 में भी चुनाव होगा दोबारा, यहाँ पर भी जैसे भारत में होता है सेम साइकिल में यहाँ पर भी होता है। तो सेम साइकिल बांग्लादेश में भी चल रही है। तो आप देखेंगे कि अवामी लीग बार बार जो है डोमिनेट कर रही है, बार बार पावर में आ रही है, जिस वजह से इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। और यही कारण है कि दोनों देशों ने सिर्फ पड़ोसी नहीं, पड़ोसी से आगे बढ़कर के भी ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टनर्स बन गए हैं। और यही कारण है कि 2015 में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो साइन किया गया, और अल्टीमेटली जो है इससे बहुत ही स्ट्रांग रिलेशंस और हो गए हमारे, क्योंकि जो भी एनक्लेव्स एग्जिस्ट करते थे भारत के बांग्लादेश वाली साइड और बांग्लादेश के इंडिया वाली साइड, हालांकि इसमें इंडिया का थोड़ा लॉस हुआ, लेकिन फिर भी हमने इस मैटर को रिजॉल्व किया है। सेम ऐसे ही कुछ आइलैंड्स को लेकर के कुछ मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हुआ करते थे हमारे, जो कि आज के समय पे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी हमने बांग्लादेश के फेवर में डिसीजन दिया है। ठीक है। तो ट्रूली सेंस में आप कहेंगे कि जो 96 की गुजराल डॉक्ट्राइन है वो हमने यहाँ पर नॉन रेसिप्रोसिटी के साथ में यहाँ पर फॉलो की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, उसका कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कारण है। अब कहानी वानी तो समझ में आ गई। पहला, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट है बांग्लादेश, और बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट यानी कि आज के समय पे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि
इट कैन बी अ गेटवे ऑल्सो टू साउथ ईस्ट एशिया। तो जैसे म्यांमार है, इट कैन बी द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, बिल्कुल वैसे ही बांग्लादेश भी है, क्योंकि डायरेक्ट लैंड टू लैंड कनेक्टिविटी के थ्रू हम आसियान रीजन्स के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है उसकी सिक्योरिटी के लिए भी बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये बहुत ही नैरो कॉरिडोर है, लेकिन भारत जो है बांग्लादेश के थ्रू अगर डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी यहाँ पर बनाता है तो नॉर्थ ईस्ट के साथ में हम अपनी कनेक्टिविटी बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसीलिए हम बांग्लादेश को ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया भी कह देते हैं। और साथ ही साथ वी कैन सिक्योर आवर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। ठीक है, बाकी टेररिज्म से फाइट कर सकते हैं, या जो नॉर्थ ईस्ट में नक्सलिज्म है, डी रेडिकलाइजेशन से फाइट कर सकते हैं। वी कैन यू नो आप कह सकते हो कि चाइना को काउंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो बांग्लादेश जो है एक बफर स्टेट की तरह भी एक्ट करता है। विल नॉट से बफर स्टेट टिपिकली नेपाल एंड भूटान के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा या म्यांमार के लिए रहेगा, लेकिन बांग्लादेश की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है कनेक्टिविटी के मामले में अगर देखा जाए, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, तो इसीलिए भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है बहुत ही मल्टी डायमेंशनल हैं। ठीक है, भारत जो है बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में बांग्लादेश का। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। एंड अभी लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 में अगर आप देखोगे तो टोटल ट्रेड हमारा बांग्लादेश के साथ में $14.22 बिलियन का लगभग रहा है। ठीक है, तो ट्रेड वाइज भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बाकी हम बांग्लादेश के काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं सिवाय टबैको एंड अल्कोहल के बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एक्सेस देते हैं। तो 2011 के बाद से वो बेसिकली साफ्टा हम अपने लेवल पे जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अपने लेवल पे अप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, और ऐसे ही 6 बॉर्डर हार्ट्स भी हैं जो इंडिया एंड बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है। बाकी पिछले साल अगर आप देखोगे तो दोनों कंट्रीज़ ने अपने बायलैटरल ट्रेड ट्रांजैक्शंस भी सेटल किए अपनी खुद की करेंसीज में, डॉलर में ना करके। इसके अलावा जो है दोनों कंट्रीज रेडी हैं, तैयारी कर रही हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने की, यानी कि सेपा। तो इससे इकोनॉमिकली या ट्रेड वाइज और ज़्यादा यहाँ पर डीपनिंग हो जाएगी, विच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन ट्रेड को लेकर के कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो है ट्रेड सरप्लस रहता है, बांग्लादेश की तरफ से डेफिसिट रहता है। बाकी नॉन टैरिफ बैरियर्स के थोड़े से इश्यूज आते हैं, या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रेडिंग के लिए, गुड्स जो आते हैं उनका स्मूथ फ्लो नहीं हो पाता है, ट्रांसपोर्टेशन और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो तो चैलेंजेस रहेंगे ही। इसके अलावा अगर आप देखें तो कॉटन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हम प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम ट्रेड करते हैं बांग्लादेश को। बाकी कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए काफ़ी सारे रेल लिंक्स हो गए। जैसे 2020 में हल्दीबाड़ी एक रेल लिंक है वो स्टार्ट किया गया, 3 ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट की गई यहाँ पर, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिथाली एक्सप्रेस के नाम से। अब जो मिथाली एक्सप्रेस है ये वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट को ढाका के साथ में सीधा कनेक्ट करती है। 2021 में इसको इनॉग्रेट भी किया था हमारे प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा बस सर्विसेज है, 1999 से कोलकाता ढाका की बस सर्विसेज चलती हैं और ढाका से अगरतला तक जाती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी बनाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बाकी इंडिया जो है बांग्लादेश के जो पोर्ट्स हैं उसको भी नॉर्थ ईस्ट के लिए यूज़ करता है। इससे बांग्लादेश को भी बेनिफिट है क्योंकि अगर ट्रैफिक आ रहा है उसके पोर्ट्स पे तो उसको ही बेनिफिट है इकोनॉमिकली। बाकी इसके अलावा BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, ठीक है, जो डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है। अब BBIN में क्या है, BBIN में भूटान एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, ये 4 कंट्रीज हैं। और आइडिया ये है कि यहाँ पर जो है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हो, एक मल्टीनेशनल कॉरिडोर बेसिकली बनाने की बात की गई है ताकि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। यूजुअली क्या होता है कि परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे सपोज कीजिए
कि ये 4 कंट्रीज हो गई, ठीक है। दिस इज सपोज कीजिए इज इंडिया और यहाँ पर है बांग्लादेश, ठीक है। अब ये इधर आ जाता है इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, राइट। मैप में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा सा है। सिलीगुड़ी क्योंकि नैरो कॉरिडोर भी है, और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है माउंटेनियस है, तो वो भी दिक्कत है यहाँ पर। माउंटेनियस का मतलब यही है कि टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन प्लेन एरिया है बांग्लादेश, यहाँ से जल्दी पहुँच जाते हैं। तो होता ही है, सपोज कीजिए कि कोई ट्रक निकला है वेस्ट बंगाल से और वो बॉर्डर पे आके रुक जाता है। अब वो 2-3 दिन खड़ा रहेगा, उसको अनलोड किया जाएगा और फिर उसके बाद दूसरे ट्रक में इसको चढ़ाया जाएगा, फिर ये ट्रक जाएगा और बांग्लादेश के साइड में फिर से इसको अनलोड किया जाएगा, फिर 2-3 दिन। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ में भी टाइम बहुत लग जाता था, तो इसको बाईपास करना बहुत ज़रूरी था। तो BVIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट यही कहता है कि बेसिकली कोई अगर ट्रक यहाँ से चलता है तो सीधा एंट्री मार करके आगे जा सकता है, और इससे जो है सीमलेस कनेक्टिविटी भी रहेगी, वही काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप पैसेंजर्स या कार्गोज भेजते हैं तो सिक्योरिटी भी उसमें ऐसे रहेगी कि बेसिकली इस तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा सकती हैं जिसमें कंटेनर्स आपके बंद रहें, कहीं पे भी अगर खुलेगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इस तरीके के मतलब जो है कनेक्टिविटी एनहांस करने के लिए परमिट यूजुअली जो है अवॉइड किया जाता है कि विल डू इट लाइक दैट। एनीवेज, तो भूटान की तरफ से यहाँ पर इशू था, भूटान के पार्लियामेंट थी, उसने कहा कि भाई हम इस कॉरिडोर को अप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ज़्यादातर ट्रेड वैसे भी इंडिया के साथ में होता है, हमारा इंडिया के साथ ओपन बॉर्डर है, हमें और नहीं करना, इससे तो और भी ज़्यादा जो है लोग हमारे कंट्री में आ जाएंगे और पोल्यूशन होगा और ये सभी चीज़ें होंगी। तो लेकिन फिर वही चीज़ है कि भूटान की जो अपर हाउस है उसमें बेसिकली ये ब्लॉक कर दिया गया था, इस बिल को पास नहीं किया गया। तो ये सारी डेवलपमेंट्स है। बाकी एनर्जी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बांग्लादेश बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट किया जाता है। याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि रशिया के साथ में मिलकर के हम बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, तो वो वाला पॉइंट भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिफेंस कोऑपरेशन है, काफ़ी मिलिट्री एक्सरसाइज भी यहाँ पर, नेवी एक्सरसाइजेस जैसे एक्सरसाइज मिलान हो गई या आर्मी के साथ एक्सरसाइज होती है हमारी, बांग्लादेश की एक्सरसाइज संप्रीति, ये सब एग्जिस्ट करती हैं। बाकी चाइना की प्रेजेंस है क्योंकि बांग्लादेश का जो चित्तगोंग पोर्ट है वो चाइना उसको अपना एक इम्पॉर्टेंट पर्ल मानता है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी वी हैव सी राजा मोहन जो इस बारे में बात करते हैं कि बांग्लादेश को पॉलिटिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आवामी लीग कंटिन्यू करती है तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट रहेगी, ठीक है। एंड बायलैटरल और रीजनल कोऑपरेशन बांग्लादेश के साथ में बहुत अच्छा रहेगा। अब इतनी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई, लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इलीगल इमिग्रेशन की, कि बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, क्योंकि बांग्लादेश में देखिए आप देखेंगे तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि छोटी सी लैंड है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से फिर इसीलिए भाग करके इंडिया की तरफ आ जाते हैं, रिफ्यूजी जो है की फॉर्म में, या फिर यहाँ से इकोनॉमिक माइग्रेंट्स भी आते हैं जो इंडिया में काम करने आते हैं, इलीगली इंडिया में एंटर करते हैं, और ये प्रेसिंग इशू है इंडिया के लिए, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ आकर के फिर ये रहने लग जाते हैं। अब इंडिया में लोगों का ये प्रॉब्लम है कि भाई जो ऑलरेडी इंडिया में रिसोर्सेज हैं वो अपने लोगों के लिए तो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है, और ऊपर से फिर ये रिफ्यूजीज़ और ये सब आ जाते हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए तैयार होते हैं और सस्ते में, और इसके अलावा ये हमारी सिक्योरिटी, हमारे कल्चर को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस तरफ डायरेक्शंस भी दी थी कि आप एक नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी NRC यहाँ पर लेकर के आइए इन द स्टेट ऑफ आसम, ठीक है। उसको लेकर के भी काफ़ी मुद्दे आए थे 2019-20 के आसपास। फिर रोहिंग्या का क्राइसिस है जो म्यांमार में होता है, उससे भी ये मुद्दा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी रिफ्यूजीज आते हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी को म्यांमार में परसिक्यूट किया जा रहा है। हम इस बारे में बात करेंगे जब हम म्यांमार की बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर
इसको लेकर के वी हैव अ थिंकर वीना सिकरी। वीना सिकरी एक एक्स डिप्लोमेट है और ये कहती हैं इलीगल माइग्रेशन को लेकर के, बांग्लादेश से होने वाले, कि माइग्रेशन दो कंट्रीज़ के बीच में आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन मेन जो मतलब एम है भारत सरकार का कि इसको एटलीस्ट रेगुलेट किया जाए, मतलब बेटर वर्क वीज़ा रिजीम के थ्रू आप एंटर कर सकें। ठीक है, तो माइग्रेशन में ना जो पुश और पुल फैक्टर होते हैं उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। पुश और पुल फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो पुश फैक्टर होता है कि लोग बांग्लादेश से क्यों भाग करके इंडिया आना चाहते हैं, क्योंकि गरीबी बहुत है वहाँ पर, डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स, बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी भी फील नहीं होती है, राइट। तो ये पुश फैक्टर्स हो गए कुछ। ठीक है, पुल फैक्टर्स होते हैं कि भारत की इकोनॉमी बहुत ट्रांसफॉर्म हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। वो अलग बात है कि डोमेस्टिकली अगर हम बात करें तो भारत में अभी अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी है, राइट। तो दिस इज़ द थिंग। इसके अलावा वीना शिकरे ये भी पॉइंट आउट करती हैं कि क्लाइमेट चेंज इस मुद्दे को, इलीगल माइग्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि बांग्लादेश एक लो लाइंग स्टेट है, तो क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा ब्रंट होगा यहाँ पर, तो और ज़्यादा पॉपुलेशन पुश होगी जो माइग्रेट करेगी इंडिया की तरफ। और इसीलिए ये कहती हैं कि इस चीज़ को रोकने के लिए, इलीगल माइग्रेशन, इमिग्रेशन को रोकने के लिए वी नीड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ताकि इस प्रॉब्लम को जो है मिटिगेट किया जा सके। बाकी चाइना वाला फैक्टर है जिसको लेकर के वी हैव अ थिंकर मुचकुंद दुबे। मुचकुंद दुबे, ठीक है। मेनली अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश इज लाइक अ केक वॉक, लेकिन मुचकुंद दुबे कहते हैं, ये भी एक एक्स डिप्लोमेट हैं, ये कहते हैं कि भारत को जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है अगर चाइना को काउंटर करना है तो। ठीक है, लेकिन फिर वहीं पर आपको याद होगा, हमने इससे पहले एक और थिंकर पढ़े थे जिन्होंने ये चीज़ कही थी कि भारत जो है खुद के पास इतना पैसा नहीं है, तो फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करनी चाहिए भारत को। याद कीजिए उन थिंकर को और उनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा स्पेसिफिकली, क्योंकि कभी भी अगर साउथ एशिया की कोई भी कंट्री आती है और वहाँ पर बात होती है तो उन थिंकर को आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक और प्रॉब्लम है, रिवर वाटर डिस्प्यूट है, जिस बारे में मैंने आपको बता दिया है कि तीस्ता रिवर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेगोशिएशंस चल रही हैं, अभी तो कुछ खास यहाँ पर हुआ नहीं है। बाकी 2026 में एक गंगा वाटर ट्रीटी भी साइन की गई थी, वो भी अब रिन्यूअल के लिए आ जाएगी, तो वो भी दोबारा बातचीत उस पर चालू हो जाएगी आपकी। ठीक है, बाकी फैक्चुअली है रिवर डिस्प्यूट। ठीक है, आगे बात करें तो ड्रग स्मगलिंग यहाँ से होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ से होती है। तो हमारे जो प्रेजेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, रिसेंट एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं दे आर मॉडल रिलेशनशिप, यानी कि ऑल रिलेशंस नेचुरली रेस्ट ऑन हिस्टोरिकल फाउंडेशंस। तो हमारा जो बांग्लादेश के साथ में रिलेशंस है वो फाउंडेशंस पे बेस्ड है बेसिकली। ठीक है, एंड 50 साल तक भी हम जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं हमारे और अभी तक अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे थिंकर्स हैं जो आप इंडिया बांग्लादेश में यहाँ पर बात कर सकते हैं इन थिंकर्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भूटान और नेपाल के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो भूटान, एज यू कैन सी इन द मैप, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ऊपर आप देख सकते हैं चाइना, ये है भूटान। तो पहली चीज़ तो भूटान एक बफर स्टेट है, ठीक है, और इसीलिए भूटान की जो लोकेशन है भारत के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखें तो दिस इज़ द चुम्बी वैली, और यहीं पर जो डोकलाम स्टैंड ऑफ है 2017 का, ये हुआ था। तो एक्चुअली में 2017 का ये जो स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना के बीच में हुआ, दिस वॉज बेस्ड अपॉन चाइना एंड भूटान का बॉर्डर डिस्प्यूट। चाइना एंड भूटान के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट, 3 बॉर्डर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक इधर चुम्बी वैली वाली साइड है। ठीक है, और चाइना यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा था रोड एंड रेल, तो इस वजह से जो है अब भूटान चाइना के मुकाबले, तो आपको पता ही है कि ह्यूज पावर एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है। चाइना ज़्यादा पावरफुल है, तो भूटान की कोई औकात नहीं है कि चाइना के सामने
टिक जाए। लेकिन भूटान ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की हुई है भारत के साथ में, जिसको रिन्यू किया गया था 2007 में। तो यानी कि 1949 की ट्रीटी अभी तक चालू है 2007 में रिवाइज करने के बावजूद भी, जिसमें ये होता है कि भूटान के साथ इंडिया जो है हमेशा खड़ा रहेगा। तो अब चाइना काफ़ी समय से देखिए कोशिश कर रहा है भूटान के साथ में अपने रिश्ते सुधारने की, कि डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है रिश्ते बढ़ जाएं इनके, और इसीलिए टूरिज्म और इन सब में भी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ट्रेड, ये सब बढ़ाने की चाइना कोशिश कर रहा है। लेकिन भूटान इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि भारत के फेवर में बात करता है। इनफैक्ट आप देखेंगे साउथ एशिया की सारी कंट्रीज़ ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया। भूटान इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया और भारत के साथ में यहाँ पर खड़ा रहा, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है ये भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी कि भूटान हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी भूटान की यहाँ पर बात होती है तो यही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जो हमारे इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जो हम फोकस करते हैं भूटान पे, पहला फ्रेंडशिप ट्रीटी जो 1949 में साइन की थी, क्योंकि याद कीजिए कि माओ जेडुंग ने अपनी पाम्स एंड डिजिट पॉलिसी में कहा था कि भूटान भी चाइना का पार्ट है। तो तुरंत 1949 में जब चाइना में सिविल वॉर ख़त्म हुई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पावर में आई, माओ जेडुंग पावर में आए, तो भूटान ने तुरंत भारत के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। उसके बाद इस ट्रीटी को रिन्यू किया गया 2007 में। बाकी इंपॉर्टेंट मुद्दों में चुंबी वैली का ये जो इशू है, दोकलम स्टैंड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी आज के समय पे तो देखिए भूटान जो है ज़्यादातर यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो ये एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के साथ में, वो है हाइड्रो पावर को, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो बेसिकली भूटान एक पहाड़ी इलाका है, नदियाँ काफ़ी गुजरती हैं, तो आपको पता है कि एकदम तेज़ी से नदियाँ पहाड़ी इलाकों से निकलती हैं, तो उसको यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो इसीलिए बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। भूटान उसमें बहुत इन्वेस्ट करता है और ये जो सरप्लस जनरेशन होता है ये इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। अब ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी की हमें भी ज़रूरत है। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। बाकी मेजर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे SD मुनि हो गए, हर्षवी पंत हैं, सुहासिनी हैदर हो गए, पी स्टॉपदान हो गए, जो इंडिया और भूटान रिलेशंस पे बात करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है भूटान की? जब हम बात करते हैं शुरुआत होती है 1865 से। 1865 से क्यों? क्योंकि 1865 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने भूटान को डिफीट किया और वहाँ से भूटान के साथ में जो है एंगेजमेंट शुरू हो गया। ठीक है, 1865 में। फिर उसके बाद 1910 में एक ट्रीटी साइन की ब्रिटिशर्स ने, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पुनाखा। अच्छा, ये जो ट्रीटी ऑफ पुनाखा है, यही ट्रीटी आगे जाकर के फ्रेंडशिप ट्रीटी का बेसिस बनेगी। तो जो आज 1949 और 2007 में फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो इसी पे बेस्ड है। ट्रीटी ऑफ पुनाखा में ये कहा गया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हम आपके डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बस फॉरेन पॉलिसी आपको हमारे हिसाब से रखनी पड़ेगी अपने देश की। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, मेंटेन रखेंगे। और भूटान इसीलिए ब्रिटिशर्स का एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बन चुका था, जो कि इंडिपेंडेंस तक कंटिन्यूड रहा। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, हम मॉनिटर करते रहेंगे आपके फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पावर में आई, तो आपको पता है कि वो तो तिब्बत के ऊपर अपना पूरा होल्ड कंसोलिडेट करना चाहते थे। यही कारण है कि भूटान ने उस समय पे भारत के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। तो फ्रेंडशिप ट्रीटी के सारे जो पॉइंट्स हैं काफ़ी हद तक वही पॉइंट्स कंटिन्यूड हैं जो 1910 की पुनाका ट्रीटी में है। जैसे कि फ्रेंडशिप ट्रीटी में एक आर्टिकल 2 था जिसमें ये कहा गया था कि भूटान जो है अपनी सॉवरेनिटी डोमेस्टिक मैटर्स में इंजॉय करेगा, डोमेस्टिक मैटर्स में सारे डिसीजंस खुद लेगा, बस जब फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेना होगा उसमें इंडिया गाइड करेगा उसको। अब अगले ही साल नेपाल ने भी ये फ्रेंडशिप ट्रीटी इंडिया के साथ में साइन की। ऑब्वियस सा लॉजिक है, कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई थी और नेपाल और भूटान दोनों को जो है अपने
चाइना का पार्ट बताती थी, और 1950 में तो स्टार्ट भी कर दिया था तिब्बत के ऊपर अपना शिकंजा कसना चाइना ने। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से भी ये फ्रेंडशिप ट्रीटी यहाँ पर हुई है। फिर इसके बाद डेवलपमेंट होती है 1956 में। 1956 में पहली बार एक 170 किलोमीटर लंबा हाईवे यहाँ पर बनाया गया। 1956 में एक ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। 170 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे वॉज क्रिएटेड, ताकि भारत के साथ में जो है बॉर्डर जो है बेसिकली कनेक्ट कर सके इनका। तो यानी कि भूटान अब भारत की तरफ टिल्ट हो चुका है। और उस समय पे जो है याक पे बैठ करके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उन्होंने 3 हफ्ते की जर्नी भी भूटान तक वो गए थे चुंबी वैली से पास होते हुए। अच्छा, ये वो समय है जब सिक्किम जो है उस समय पे इंडिया का पार्ट नहीं था, तो ये याद रखना है। इसके अलावा 1961 के बाद से भूटान जब 5 ईयर प्लान्स अपने फॉलो करता था, तो भारत उसको पैसे वगैरह डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करता था, क्योंकि भूटान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो 2012 से 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें अगर आप देखें तो भारत की तरफ से 4,500 करोड़ का असिस्टेंस भूटान को दिया गया है। इसके अलावा ये तो खैर लेटेस्ट है, लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ने उस समय पे, जैसे प्रोजेक्ट दंता, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स किए गए हैं। आज के समय पे अगर बात करें तो पारो एयरपोर्ट या बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। बट मेनली जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंडियन असिस्टेंस से ही बने हुए हैं। जैसे कि एक है चोखा, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो चोखा है ये 1000 मेगावाट की कैपेसिटी पे ऑपरेट करता है, ठीक है। ये भारत के असिस्टेंस से बना है। इसमें भारत ने जो है कुछ पैसा लोन में दिया है, कुछ पैसा ग्रांट में दिया गया, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की गई भारत की तरफ से। भारत यहाँ पे इनकी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भूटान और भारत के बीच में बढ़ता चला गया। फिर ऐसे ही जब चाइना और भूटान का बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आने लगे, तो चाइना ने सेम जैसे इंडिया को पैकेज डील ऑफर की थी ना, ये ले लो या ये ले लो, है ना, बिल्कुल वैसी ही डील इन्होंने भूटान को भी दी। कि चाइना ने कहा कि हम अपना जो नॉर्दर्न पार्ट में आपसे मांगते हैं वो हम आपको हटा देंगे, बस आप हमें चुंबी वैली दे दीजिए। भूटान ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि चुंबी वैली बहुत इंपॉर्टेंट है भूटान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। क्योंकि चुंबी वैली जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पास में है, जो कि बहुत ही छोटा सा है, एकदम आप कह सकते हो 22 से 30 किलोमीटर वाइड है। तो चाइना के ट्रूप अगर चुंबी वैली के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले लें सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे बेसिकली, तो दे कैन कट इट ऑफ इजीली। वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को मेनलैंड इंडिया से जो है बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हैं। और इसीलिए तो आप देखेंगे कि चुंबी वैली में चाइना ने टेरिटरीज जो है क्लेम करना स्टार्ट भी कर दिया था। खैर, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसी वजह से जो है फिर 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ भी हुआ। तो आज के समय पे अगर देखेंगे, एक समय हुआ करता था जब भूटान में मोनार्की थी, आज के समय पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। आज के समय पे भूटान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन भी है जैसे, वैसे ही भूटान में इस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरीके का होता है कि अगर आप भूटान के इलेक्शंस के लिए फाइट कर रहे हैं, ग्रेजुएट होने चाहिए हर एक पार्टी के लिए जो भी कंटेस्ट करता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। खैर, नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस, उतनी डेप्थ में हमें नहीं जाना है, हमें तो बस इंटरनेशनली थोड़ा इसको समझना था। बाकी जो आर्टिकल 2 मैंने आपको बताया था ना कि फॉरेन पॉलिसी इंडिया गाइड करेगा, है ना, वो आर्टिकल 2 को रिवाइज कर दिया गया 2007 में। तो 2007 में आर्टिकल 2 को रिवाइज करके कहा गया कि इंडिया और भूटान आपस में क्लोजली कोऑपरेट करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट पे डिस्कशन किया करेंगे, लेकिन कोई भी साइड अपनी टेरिटरी को अलाउ नहीं करेगा कि एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए यूज़ की जाए, कि भाई दूसरे के इससे नुकसान हो, दूसरे की नेशनल सिक्योरिटी पे बनाए। इस तरीके के प्रॉमिसेस इस फ्रेंडशिप ट्रीटी में रखे गए।
तो ये चीज़ें हैं। तो भूटान के साथ में हमारे रिलेशनशिप मेनली इन्हीं चीज़ों पे आधारित है। बाकी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई भूटान इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट में पीस स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था भूटान में। भूटान की जो आर्मी थी, रॉयल भूटान आर्मी फोर्सेस ने आसम के जो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो नक्सलाइट्स हैं, उनके खिलाफ। तो नक्सलिज्म को जड़ से हटाने के लिए जो, क्योंकि होता क्या है ना कि इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं वो लोग भारत में अटैक करके, जैसे नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा अटैक करके, और भूटान या नेपाल या फिर म्यांमार के जंगलों में, बांग्लादेश में जाकर छुप जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ में अगर अच्छे रिलेशंस हमारे रहते हैं तो हम उनको वहाँ से मतलब बेसिकली ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ऑपरेशन जो है कंडक्ट किया गया था। ऐसे ही इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भी एग्जिस्ट करती है, जो इंडिया बेसिकली, जिसमें रॉयल भूटानीज आर्मी को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है उसके ऑफिशियल्स को। बाकी भारत की तरफ से हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया जाता है भूटान में, और हर 5 साल पे जो इनका प्लान आते हैं उसमें भी हम असिस्ट करते हैं। लेकिन भूटान का क्या है ना, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इस वजह से जो है ज़्यादातर तो इंडिया पे ही डिपेंडेंस रहता है वैसे, लेकिन ओवर डिपेंडेंस है भूटान का इंडियन इकोनॉमी पे, क्योंकि भूटान से जितने भी एक्सपोर्ट होता है वो 80% के आसपास इंडिया में ही एक्सपोर्ट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इंडिया में ही। तो ज़्यादातर तो भूटान की इकोनॉमी का जो एक्सपोर्ट होता है वो सिंगल इसी चीज़ पे आधारित है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, तो मेनली जो रिसेंट आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके नाम आप याद रखिएगा, नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। बाकी वी हैव फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, लाइक वी हैव स्पेसिफिकली SD मुनी। ठीक है, अब जो प्रोफेसर SD मुनी है उनका ये कहना है कि इवेंचुअली जो हमारे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जैसे इंडिया और भूटान के बीच में है, आगे जाकर के आप रोक नहीं सकते हो, भूटान और चाइना के बीच में भी होंगे। ठीक है, इंडिया अगर इसको रोकने की कोशिश करेगा तो इससे तो इंडिया की वो जो इमेज है बिग बुलिंग ब्रदर की, वो और ज़्यादा साफ होती जाएगी। तो हमें इस चीज़ को चैलेंज की तरह नहीं लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि इंडिया इसका एडवांटेज उठा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे चाइना के साथ में आप कितना ही क्यों ना क्लोज जाने की कोशिश करें, मतलब चाइना यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है भूटान के साथ में, लेकिन चाइना ज्योग्राफी को बीट नहीं कर सकता है। दूसरा, हमारे मोनार्की के साथ में भूटान की काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं, वो एक चीज़ हो गई। तो भूटान को लेकर के हमें कोई फोर्सफुल या कोर्सिव डिप्लोमेसी नहीं फॉलो करनी, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए भूटान को। हमें ये चीज़ देखनी होगी कि एज लॉन्ग एज आर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स आर टेकन केयर, हमारे जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं अगर भूटान उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, तो हमें चाइना के और भूटान के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हो रही है उसको अपोज नहीं करना है, नॉर्मलाइज करिए उस चीज़ को। तो ऐसा तो SD मुनी का कहना है दैट इंडिया शुड नॉट बी इनसिक्योर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन भूटान एंड चाइना। सिमिलरली वी हैव हर्ष वी पंत, जो ये कहते हैं कि भारत को अपनी जो स्ट्रैटेजी है 2013 की वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। वाई? 2013 में एक्चुअली में बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी भारत ने अट्रैक्ट की थी, बहुत ही शॉर्ट साइटेड अप्रोच रखी थी, जो कि स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए सही नहीं थी। उस समय पे कुछ सैंक्शन वैंक्शंस भी लगा दिए गए थे, कुछ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी। तो पॉइंट यही है कि जैसे भारत को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो भूटान को भी नेपाल की तरह इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मतलब इसीलिए भारत को जो है कोअर्सिव डिप्लोमेसी नहीं रखनी चाहिए जब भी एक दूसरे के साथ में एंगेज करें। वी हैव सुहासिनी हैदर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज़ को बताती हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन तो हो रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो बड़े बड़े इस तरीके के प्लांट्स बनाए गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, वो भारत से ही पैसे लेकर के, लोन लेकर के बनाए गए हैं। अब लोन इतना बढ़ गया है कि लोगों को लग रहा है कि तो वही हो रहा है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी हो रही है, जैसा चाइना का टाइप है, जैसे चाइना करता आया है। लेकिन भारत को इन मुद्दों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। भारत ने कभी भी लोन की डिमांड इतनी हाई नहीं रखी है इंटरेस्ट की,
मतलब उनके अपने खुद के एक्शंस ऐसे हैं भूटान के अपने इस तरीके के कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्पेंड कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। दैट्स वाई जो है डेट रेशो इतना बढ़ गया है और उसकी इकोनॉमी भी इतनी ख़राब जो है एग्जिस्ट है कर रही है भूटान की। अपार्ट फ्रॉम दैट सुहासिनी हैदर का ये भी कहना है कि इंडिया को ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी जब भी वो भूटान के साथ में पूरी सिचुएशन पे बातचीत करता है। इकोनॉमिक बेस हमें अपना और ज़्यादा बढ़ाना होगा और अगर भूटान में कोई क्रंच आता है लिक्विडिटी को लेकर के तो भारत को मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो हैं मतलब सजेशंस यहाँ पर दिए जाते हैं। अब आफ्टर भूटान वी हैव नेपाल। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेपाल। अब नेपाल को लेकर के बॉर्डर डिस्प्यूट है, एक तो है यहाँ पर काला पानी डिस्प्यूट। ठीक है, अब काला पानी डिस्प्यूट एंड अनदर इज यहाँ पर कहीं है सुस्ता डिस्प्यूट। ये दो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। अब दोनों काला पानी और सुस्ता डिस्प्यूट जो है नेचुरल बाउंड्रीज हैं। ये डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि ये जो बॉर्डर्स हैं नेपाल के साथ में ये नेचुरल बाउंड्रीज पे बेस्ड है। नेचुरल बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से एक नदी निकल रही थी तो उस नदी के इस पार कह दिया इंडिया, इस पार कह दिया नेपाल। अब हुआ ये कि ये नदी जो है पहले इस तरीके से निकलती थी तो जिसके चलते जो है काला पानी इंडिया का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, अब ये नदी जो है बह करके ऐसे चल रही है सपोज कीजिए, क्योंकि जो नेचुरल बाउंड्रीज होती है ना दे टेंड टू चेंज, दे टेंड टू शिफ्ट। रिवर का तो आपको पता ही है कि अपना कोर्स शिफ्ट कर लेती है कुछ समय में। ठीक है, कभी भी हो सकता है। तो ये जो रिवर थी नेचुरल बाउंड्री की तरह एग्जिस्ट करती थी और इस वजह से काला पानी डिस्प्यूट यहाँ पर हुआ। सेम इज विद सुस्ता डिस्प्यूट। ठीक है, पहले रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही थी ऐसे, तो मान लीजिए कि सुस्ता इधर था, अब ये हो गई है ऐसे तो सुस्ता अब उधर हो गया, इस टाइप से। तो we have these two disputes, काला पानी एंड सुस्ता डिस्प्यूट। तो एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। इसके अलावा 2015 में जब नेपाल देखिए बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश किया है, 2015 में भी अपना संविधान लेके आए ये। तो उस समय पे जो नेपाल के मधेसी जो एथनिसिटी के लोग थे उन लोगों ने थोड़ा सा जो है बवाल कर दिया वहाँ पर और उस चीज़ के लिए इंडिया को ब्लेम किया गया। अब होता ये है कि नेपाल एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। नेपाल के जो लीडर्स हैं ऑब्वियस सी बात है कि अपनी कोई भी चीज़ होती है तो ये अपनी हालत के लिए इंडिया को पूरा ब्लेम कर देते हैं। अब नेपाल को अगर आप देखेंगे, लेट मी जस्ट इरेज दैट फर्स्ट। तो नेपाल कुछ ऐसा है कि जो ज़्यादातर ऊपर वाला एरिया आपको दिख रहा है नेपाल का, ये है माउंटेनियस एरिया। इसको आप कह देते हो हिली टेरेन है यहाँ पर। ठीक है, हिली टेरेन है, ये हिली एरिया है नेपाल का, पहाड़ी रीजन ऑफ नेपाल। और ये वाला जो एरिया है ये नीचे पतला सा बहुत छोटा सा ऐसे, ये है प्लेन एरिया नेपाल का। ठीक है, और ये जो प्लेन एरिया है यहाँ पर रहते हैं मधेसीज। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यहाँ रहती है। आप कह सकते हो कि इतने से एरिया में 50% 40% पॉपुलेशन रहती है, बाकी की 50% पॉपुलेशन इतने बड़े नेपाल में जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ रहती है। ठीक है, लेकिन काठमांडू अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में है, यानी कि हिली रीजन वाले एरिया में है। तो यहाँ पर हुआ ये है कि जो 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, आइडिया ये था कि नेपाल को ना हॉरिजॉन्टल डिवीजन इसका किया जाना चाहिए इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ के लोगों को ऐसे सेल्फ गवर्नेंस राइट मिल जाएगा। आइडिया ये था, लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। इसकी जगह पर जो है नेपाल में ऐसे 7 प्रोविंसेस अलग अलग ऐसे डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, और इसमें हुआ ये कि जो प्लेन एरिया था वो हर एक हिली रीजन के साथ में ऐसे डिवाइड किया गया कि ये जो प्लेन एरिया में लोग हैं ना मधेसीज, ये कहीं पर भी मेजॉरिटी में नहीं थे। और क्योंकि ये कहीं पर भी मेजॉरिटी में नहीं थे तो ये सेल्फ गवर्नेंस नहीं कर सकते थे। ठीक है, अपनी खुद की सरकार नहीं बना सकते थे, खुद को गवर्न नहीं कर सकते थे। तो यहाँ से जो मधेसीज थे, क्योंकि देखिए नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और लैंड लॉक्ड कंट्री होने के बावजूद
इनकी जो मतलब ज़्यादातर डिपेंडेंस है वो इंडिया के साथ में ही है। तो नेपाल में कभी भी कुछ भी गलत होता है, पॉलिटिकल जो वहाँ के लीडर्स हैं वो इंडिया पे ब्लेम कर देते हैं। नेपाल की इकोनॉमी इतना ख़राब क्यों हो रही है, उस गरीबी इतनी क्यों है, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। जबकि आप देखेंगे 2015 में ही जो अर्थक्वेक आया था, जब इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था नेपाल में, तो भारत ने सबसे पहले यहाँ पर मदद भेजी थी, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके जो है नेपाल हमेशा से इंडिया को बिग बुली ब्रदर की तरह देखता है, और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से, पिछले एक डेकेड से आप कह सकते हो कि नेपाल इज गेटिंग क्लोजर टू चाइना। और इसीलिए नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन करके चाइना के जो पोर्ट्स हैं इधर ईस्टर्न साइड पे, उन पोर्ट्स को एक्सेस, उनके साथ में कनेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जबकि नेपाल यहाँ से अगर बे ऑफ बंगाल की सीधा कनेक्टिविटी ले तो उसको इतना टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, पैसा भी बचेगा, ठीक है, जो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। इसीलिए तो ज़्यादातर थिंकर्स ये भी कहते हैं कि भारत को अगर नेपाल चाइना के क्लोज जा रहा है, परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज नेपाल ज्योग्राफी को डिनाई नहीं कर सकता है। उसको डिफाई कैसे करेगा? ज्योग्राफिकली ये पूरा माउंटेनियस एरिया है, और माउंटेनियस एरिया के साथ में कनेक्टिविटी करना इम्पॉसिबल या बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। इसके कॉस्ट बेनिफिट रेशो हाई नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये एक कारण है। इसके अलावा एक और चीज़ थी, इंडिया और नेपाल के जब रिलेशंस की बात की जाती है तो कहा जाता है कि इंडिया और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखना है आपने। जब अगर आपको इंडिया नेपाल पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे कि इंडिया एंड नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी बेटी का रिश्ता मतलब ये रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि जो मधेसीज हैं इनके जो हैं फैमिलियल टाइज जो हैं वो यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश इधर वाली साइड में है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी करते हैं, ठीक है। तो फैमिलियल टाइज या आप कह सकते हो कि मैरिज रिलेशंस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अच्छा, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें ये भी कहा गया कि जो अगर आप नेपाल के सिटीजन, नेपाल की सपोज कीजिए कि लड़की हो आप कोई, और आपकी शादी होती है किसी की बिहार में कोई रह रहा है उसके साथ में, तो आपके जो बच्चे होंगे उनको सिटीजनशिप नेपाल की पॉसिबल नहीं होगी, और या फिर उनको सरकारी नौकरियों में नहीं लिया जाएगा। इस तरीके के रूल्स यहाँ पर लाए गए, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं थी। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था, जिसकी वजह से जो मधेसीस थे उनके बीच में काफ़ी आक्रोश था, और इन लोगों ने खुद से ही ब्लॉकेड यहाँ पर लगा दिया नेपाल के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि सारा ट्रेड यहीं से होता है, इस प्लेन एरिया से, राइट। और आपने ये पूरा चक्का जाम कर दिया तो कोई भी ट्रक्स इधर नहीं जा पाएंगे, इधर नहीं आ पाएंगे। तो नेपाल के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया, ठीक है। और मतलब कोशिश ये की जा रही थी। तो ऐसे में ही इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप इंक्लूसिविटी रखिए, कि सबके जो है यू नो जो भी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन नेपाल का वही है कि लीडर्स जो हैं वहाँ पर बेसिकली, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो इस एरिया से, हिली एरिया से ही ज़्यादातर आते हैं, तो ऑब्वियसली उनका डिवीजन ऐसे करना ज़्यादा जो है उनके फेवर में था। दैट्स वाई दे डिड दैट। तो ये पूरा मुद्दा जो है मधेसी इशू वाला हुआ था यहाँ पर, ठीक है। बाकी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? कल्चरली इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है। जैसे वी हैव जगत एस मेहता, भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, जो नेपाल के बारे में कहते हैं कि भाई नेपाल के साथ में हमारे सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, चाहे फिर वो ओवर आर्चिंग हिमालयस हो, मानसून हो, हम सभी शेयर करते हैं, फ्लोइंग रिवर्स हो, एंड हम साथ में ही प्रॉस्पर होंगे, ठीक है। तो भारत में भी खुशहाली तभी होगी अगर नेपाल भी खुशहाल रहेगा। तो नेपाल वैसे तो एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन ज्योग्राफी वाइज या कल्चर वाइज अगर आप देखें तो हमारे भारत के साथ में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए नेपाल जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है भारत की फॉरेन पॉलिसी में। तो नेपाल स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है इंडिया और चाइना के बीच में, एंड इट इज़ राइट इन द मिडल ऑफ इंडियाज हिमालयन फ्रंटियर्स। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मेनली आपको देखने हैं। बाकी फ्रेंडशिप ट्रीटी इनके साथ भी हमने की गई थी, ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ में, ट्रेड हमारा नेपाल के साथ में जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो
एक्सपोर्ट हम करते हैं नेपाल में $8 बिलियन का, और नेपाल से जो इम्पोर्ट होता है $840 मिलियन के आसपास का हुआ है पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, इसके अलावा कल्चरल टाइज, डिफेंस कोऑपरेशन, ये सभी चीज़ें आप बात कर सकते हैं। हमने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की हुई है, मेनली तो मधेसी इशू हो गया। बाकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं जैसे कि काला पानी डिस्प्यूट मैंने आपको बताया, बाकी सुस्ता डिस्प्यूट है, नेपाल चाइना का नेक्सस हो गया, और मेनली आपके जो स्कॉलर्स हैं ये सब आ जाते हैं, जिसमें श्याम सरन है एंड SD मुनि है, ठीक है, एंड सी राजा मोहन है। बाकी नेपाल को लेकर के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी काफ़ी लो है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इज़ हैपनिंग दीज डेज। बट आपके नोट्स में इंडिया नेपाल का पूरा जो है फैक्चुअल एंड ऑल दीज इश्यूज अलॉन्ग विद एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको मैंने पेपर 2 सेक्शन बी की एक PDF ऑलरेडी प्रिंट आउट के लिए दे दी है विच इज़ स्टिल USA, एंड आपकी लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के बाद के जो टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ये आपका बचा है जो आपको अब आने वाले दिनों में आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। इट्स जस्ट दैट दिस वीक आई एम ए लिटिल बिजी विद माई प्रोजेक्ट्स, थोड़ा सा रुक जाइए इस चीज़ के लिए, यू विल गेट द PDF फॉर दिस पार्ट एज वेल। और इसके बाद जो है अब हमारा नेक्स्ट क्लास में हम श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड म्यांमार, आसियान, इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट ही क्लास में। फिनिश हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर फ्रेश हम अगले वीक से पेपर 1 सेक्शन B स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी विल डील विद इट। एक्चुअली टुडे इज़ फ्राइडे, तो कल आपकी सैटरडे है, इसका मतलब है कि मंडे को ही होगा, तो कोई नहीं, मंडे को आपके जो है ये क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा और अगले हफ्ते हम पेपर 1 सेक्शन B भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।